एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 461। पिताजी, हमारे पास एक हवाई जहाज है। सू चेन और लिन वानिक्सू घर लौट आए। सू पिता और सू माता पहले ही लौट चुके थे। आज दोनों ने ओल्ड वू और अन्य लोगों के साथ शाही राजधानी का भ्रमण किया और उनका दिन बहुत आनंददायक रहा। जब सू चेन और अन्य लोग वापस लौटे तो उन्होंने संयोगवश सू माँ को जेहान और अन्य लोगों को आज की एक मनोरंजक कहानी सुनाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि आज शाही राजधानी की सड़कों पर एक स्ट्रीट इंटरव्यू हुआ और संयोगवश उनका भी इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा गया कि अगर उनका बेटा देश के पुरुष देवता सू चेन जैसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा। जैसे ही मैंने उनका सवाल सुना, मैंने सोचा, क्या उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे पिता की माँ हैं और वे खास तौर पर मुझसे पूछने आए हैं। आखिरकार इस सवाल का जवाब देने का पूरा अधिकार तो तुम्हारी दादी को ही है। तुम्हारे पिताजी के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद मेरी भावनाओं के बारे में दादी ने तुरंत बोल दिया। मैंने इतनी ईमानदारी से बात की कि आसपास के लोग और पत्रकार दंग रह गए। उस दृश्य को याद करके सच में हंसी आती है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए वीडियो भी नहीं बनाया, वरना मैं तुम्हें दिखा सकता था। मैं असल में चाहता था कि तुम्हारे दादाजी भी कुछ शब्द कहें, लेकिन तुम्हारे दादाजी बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने मना कर दिया। किस्मत वाकई अद्भुत है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें सड़क पर ऐसा दिलचस्प साक्षात्कार देखने को मिलेगा। दरवाजे की आवाज़ सुनकर माँ सू ने उधर देखा। सू चेन और लिन वानिक्सू को वापस देखकर उन्होंने जल्दी से उनका अभिवादन किया और खुशी खुशी उन्हें दिन भर की घटनाओं के बारे में फिर से बताया। फादर सू ने मुस्कुराते हुए कहा, युक्सियू, एक मामूली सड़क पर दिए गए इंटरव्यू से तुम इतनी खुश हो गई। अगर तुम टीवी पर होती तो क्या तुम खुशी से झूम नहीं उठती। जैसे ही फादर सू ने बोलना समाप्त किया, लिविंग रूम में आई सू चेन ने टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, पापा, आपकी बातें तो कमाल की हैं। मम्मी का स्ट्रीट इंटरव्यू टीवी पर आ रहा है, हा हा। ये सुनकर माँ सू बेहद खुश हो गईं। सच में, मुझे देखने दो। मुझे पता था, चूंकि मैं चेन चेन की माँ हूँ, इसलिए मैंने जो कहा वह सबसे सटीक रहा होगा। टीवी पर मेरा चयन होना स्वाभाविक ही था। अब जब मैं टीवी पर आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फोटोजेनिक हूँ। चेन चेन, क्या तुम सहमत नहीं हो? हाँ, मुझे लगता है कि टीवी देखने वाले सभी लोग आपको मेरी बड़ी बहन समझते हैं, मेरी माँ नहीं। तुम्हारी हाजिर जवाबी, लेकिन माँ को ये पसंद है, हा हा। परिवार द्वारा खुशी के कुछ पल बिताने के बाद लिन वानिक्सू ने सभी के साथ खुशखबरी साझा की। सू चेन ने मध्यवर्ती स्तर पर 5वीं रैंक हासिल कर ली है। पिता सू और माता सू, मूजी किंग और 5 बहनें ये खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। बेटे, तुम सचमुच कमाल हो। कुछ ही दिन बीते हैं और तुमने फिर से तरक्की कर ली। 5वीं रैंक, इंटरमीडिएट, अविश्वसनीय। बेटे, तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रतिभा बेजोड़ है। बड़े भाई सू चेन, आप तो कमाल के हैं। पापा, आप तो कमाल के हैं। आपने फिर से तरक्की कर ली। हीरोज असेंबली में अभी 9 दिन बाकी हैं। पापा की तरक्की की रफ्तार को देखते हुए क्या तब तक 5th ग्रेड एडवांस्ड में पहुंचना मुमकिन है? ये बहुत संभव है। मुझे लगता है इसकी भी बहुत संभावना है। डॉट डॉट डॉट। इस प्रणाली की मौजूदगी में सू चेन के लिए खेती करना एक आसान विकल्प है। हीरोज असेंबली का जिक्र होने के बाद सू चेन ने बाहरी क्षेत्रों में जाने के समय की बात उठाई। पहले तो उन्होंने 24 तारीख को मूजिकिंग के साथ जाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि बेटियों की अंतिम परीक्षाएं थीं। अब चूंकि बेटियों को अंतिम परीक्षाएं नहीं देनी हैं, इसलिए बाहरी क्षेत्रों में जाने के समय पर सभी मिलकर चर्चा कर सकते हैं। पिताजी, मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में फिलहाल छात्रों की भर्ती चल रही है, लेकिन औपचारिक नामांकन अभी शुरू नहीं हुआ है। मैंने अपने शिक्षक से पहले ही पूछ लिया है और उन्होंने बताया कि स्कूल की आधिकारिक शुरुआत फरवरी में होगी। इसलिए सभी 5 बहनें फिलहाल छुट्टी पर हैं और किसी भी समय बाहरी क्षेत्रों की ओर जा सकती हैं। पिता सू ने कहा, चेन चेन, तुम्हारे चाचा वो और बाकी लोग अभी भी शाही राजधानी में हैं। कल मैं और तुम्हारी माँ उनके साथ एक और दिन मौज मस्ती करने जाएंगे और फिर परसों सुबह सुबह हम उन्हें हवाई अड्डे छोड़ देंगे। बाकी का समय तुम अपनी इच्छानुसार तय कर सकते हो। लिन वानिक्सू ने कहा, पतिदेव, मुझे बस एल्डर यान को सूचित करना है और मैं किसी भी समय छुट्टी ले सकती हूँ। मूजिकिंग को 24 तारीख को बाहरी क्षेत्रों में स्थित सैन्य इकाई के लिए रवाना होना है, क्योंकि उसे 25 तारीख को एक बैठक के लिए अपने पद पर पहुंचना है। सबकी बात सुनने के बाद सू चेन ने कहा, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पापा, मम्मी, परसों अंकल वो की फ़्लाइट कितने बजे है? उन्होंने सुबह 8 बजे की फ़्लाइट बुक की। समझ गया। फिर मैं परसों यानी 24 तारीख को सुबह 10 बजे बाहरी क्षेत्रों के लिए उड़ान मार्ग के लिए आवेदन करूंगा। सू चेन के ऐसा कहते ही जेहान और बाकी सब ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए पूछा, पापा, फ़्लाइट रूट के लिए आवेदन कर रहे हैं?
क्या हमें टिकट नहीं खरीदने चाहिए? हालांकि पांचों बहनों ने इससे पहले कभी हवाई यात्रा नहीं की थी और इस बार स्कूल के लिए शाही राजधानी आने के लिए उन्होंने ट्रेन का सस्ता टिकट लिया था, लेकिन वे जानती थीं कि हवाई यात्रा का मतलब आमतौर पर पहले हवाई जहाज का टिकट खरीदना होता है, न कि उड़ान मार्ग के लिए आवेदन करना, है ना? किसी फ्लाइट रूट के लिए आवेदन करना किसी एयरलाइन कंपनी द्वारा किए जाने वाले काम जैसा लग रहा था। मुजिकिंग ने पूछा, बड़े भाई सुचेन, क्या आपने हवाई जहाज खरीदा है? क्योंकि वह अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा करती है, इसलिए वह जानती थी कि उड़ान मार्ग के लिए आवेदन केवल निजी विमानों या आधिकारिक निर्धारित उड़ानों के माध्यम से ही किया जाता है। हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों को उड़ान मार्ग के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे केवल टिकट खरीदते हैं। सुचेन मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, साथ में बिग ट्रेजर, लिटिल ट्रेजर और 2 छोटे बच्चे भी हैं। अगर हम साधारण हवाई जहाज से यात्रा करें तो एक साथ सीटें मिलना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने एक निजी हवाई जहाज खरीद लिया। इस तरह जब भी हम कहीं जाना चाहें, हमारा पूरा परिवार एक साथ यात्रा कर सकता है। अलग सीटों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अभी तक $1.3 अरब मूल्य के आलीशान प्राइवेट जेट बोइंग 767 को नहीं देखा था, जो सिस्टम ने उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह कैसा दिखता होगा और वह इसे देखने के लिए बहुत बेताब था। सिस्टम को सक्रिय करने से पहले वह BMW कार खरीदने से भी हिचकिचाता था। अब 1 महीने से भी कम समय में उसके पास न केवल कई सुपरकार हैं, बल्कि $1.3 अरब का एक निजी हवाई जहाज भी है। बहुत बढ़िया पापा, क्या मैं हवाई जहाज उड़ा सकती हूँ? उत्साही सू यनुओ तुरंत सुचेन के बगल में बैठ गई और उत्साह से पूछा। जब तुम्हें पायलट का लाइसेंस मिल जाएगा तब मैं तुम्हें इसे उड़ाने दूंगा, सुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। पायलट का लाइसेंस? हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लिनवानिक्सू ने कहा। नुओ, बेशक हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जैसे कार चलाने के लिए। हंगामा करना बंद करो, तुम अभी बच्चे हो, बस कार चलाओ, हवाई जहाज मत उड़ाओ। लिनवानिक्सू को सहज रूप से महसूस हुआ कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता होती है। वह अपनी उत्साही बेटी यनुओ को विमान उड़ाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकती थी। अगर वह इसे सुपरकार रेसिंग की तरह उड़ाती तो सचमुच हवा में भूकंप आ जाता। माँ, आप मुझे कमतर समझती हैं। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं पायलट लाइसेंस की परीक्षा जरूर दूंगी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सू यनुओ न कर सके। हम्फ टिल्ड, सू यनुओ ने अपनी छोटी मुट्ठी हिलाते हुए कहा। इससे सब लोग हंसने लगे। बिग ट्रेजर, लिटिल ट्रेजर, ये दोनों जो बड़ों की बातें पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, वे भी हंसने लगे और खिलखिलाने लगे। सुचेन ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मैं हवाई जहाज के लिए उड़ान मार्ग के लिए आवेदन कैसे करूं? क्या विमान को हैंगर में रखना जरूरी है? अगर समझ ना आए तो पूछ लें। कोई ज़रूरत नहीं मेज़बान। आपका हवाई जहाज़ आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आपके नाम पर पंजीकृत हो चुका है और हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के सभी आवेदन दस्तावेज आपके लिए संसाधित कर दिए गए हैं। अब आपको केवल विशिष्ट समय और किस हवाई अड्डे से किस हवाई अड्डे तक के मार्ग के लिए आवेदन करने हेतु सीधे वायु यातायात नियंत्रण केंद्र को कॉल करना होगा। अध्याय 462, माता सू शियाओ युक्सियू की उत्पत्ति, भाग 3। ठीक है, मैं समझ गया। सिस्टम से संपर्क करने के बाद सुचेन ने यान जेंगजुन को फ़ोन करके बताया कि चूंकि उनका परिवार विदेश जा रहा है, इसलिए एल्ड यान के लोगों के साथ यात्रा करना सुविधाजनक नहीं होगा। उन्होंने इसके बजाय अपने निजी जेट से जाने की योजना बनाई है। ये सुनकर यान जेंगजुन ने समझदारी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। शियाओ सू, आपके विमान का मॉडल क्या है? मैं उड़ान मार्ग के लिए आवेदन करने में आपकी मदद करूंगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद एल्ड यान। मेरे विमान का मॉडल यह है। सुचेन ने यान जेंगजुन को अपने विमान का मॉडल बताया। इसे रिकॉर्ड करने के बाद यान जेंगजुन ने सुचेन से पूछा, शियाओ सू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 2 बहुत ही भरोसेमंद पायलटों से मिलवाऊं? डिंग, मेजबान को बधाई हो, क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। पहला विकल्प, एल्ड यान को पायलटों की व्यवस्था करने दें। इनाम, विमान उड़ाने का कौशल, जिससे मेजबान सभी प्रकार के निजी जेट और सभी प्रकार के यात्री विमान उड़ा सकेगा। दूसरा विकल्प, पायलटों को स्वयं खोजें। इनाम, 1 अरब नकद। एक इनाम के तौर पर उसे विमान उड़ाने का कौशल मिला और वह कौशल उसे सभी प्रकार के विमान उड़ाने की अनुमति देता था। कितना शानदार! हालांकि उन्होंने इससे पहले कभी विमान नहीं उड़ाया था, लेकिन उन्होंने सुना था कि निजी लाइसेंस और वाणिज्यिक लाइसेंस में अंतर होता है। निजी लाइसेंस निजी जेट उड़ाने के लिए था, जबकि वाणिज्यिक लाइसेंस किसी व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ कमाने और यात्रियों को ले जाने के लिए बनाए गए विमानों को उड़ाने की अनुमति देता था। इसके अलावा प्रत्येक विमान मॉडल एक विशिष्ट पायलट लाइसेंस से मेल खाता था। सभी प्रकार के निजी जेट विमानों और सभी प्रकार के यात्री विमानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एक साधारण पायलट के लिए संभव नहीं था।
सिस्टम द्वारा निर्मित कौशल से जैसी उम्मीद थी वैसा ही था, ये वाकई शानदार था। 1 अरब की तुलना में वह जाहिर तौर पर कौशल को ही चुनेगा। इसके अलावा एल्ड यान को विकल्प की सामग्री के अनुसार पायलटों की व्यवस्था करने देना अधिक आश्वस्त करने वाला था। इसके अलावा अगर उसे खुद विमान उड़ाना आता तो हवा में कोई समस्या होने पर वह स्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता था। तुरंत ही सू चेन ने यान झेंगजुन से कहा, हाँ ये ठीक है। यान झेंगजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं अभी उन्हें आपका फ़ोन नंबर दे देता हूं और वे आपसे संपर्क करेंगे। आप कब रवाना होने की योजना बना रहे हैं? 24 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक है। फ्लाइट रूट के लिए आवेदन करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर इस मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा। ठीक है। फ़ोन रखने के बाद सिस्टम की आवाज़ सू चेन के दिमाग में गूंज उठी। डिंग, मेज़बान को चुनाव करने के लिए बधाई। मेज़बान को विशेष रूप से विमान उड़ाने का कौशल, साथ ही सभी प्रकार के निजी जेट विमानों और सभी प्रकार के यात्री विमानों के लिए पायलट लाइसेंस प्रदान किया जाता है। होस्ट, कृपया लाइसेंस रखने के लिए स्थान निर्दिष्ट करें। इन्हें मेरे मास्टर बेडरूम के बाईं ओर स्थित नाइट स्टैंड के पहले दराज में रख दीजिए। होस्ट, ये पता चला है कि दराज की ऊंचाई अपर्याप्त है, वे उसमें फिट नहीं होंगे। ये सुनकर सू चेन चौंक गया। हे भगवान, आखिर कितने लाइसेंस थे? एक दराज में भी ये सब समा नहीं सकते थे। फिर मैंने उन्हें अपने मास्टर बेडरूम की अलमारी के पहले दरवाजे के पीछे वाली शेल्फ पर रख दिया। समझ गया मेज़बान, उन्हें रख दिया गया है। मेज़बान, क्या आप अब विमान उड़ाने का कौशल सक्रिय करना चाहेंगे? सक्रिय करो। जैसे ही सू चेन की आवाज़ समाप्त हुई, विभिन्न विमान मॉडलों के कॉकपिट संरचनाओं, उन्हें उड़ाने के तरीके, उनकी मरम्मत करने के तरीके आदि से संबंधित ज्ञान और तकनीकों का विशाल भंडार उसके दिमाग में समा गया। 10 सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। तभी टीवी पर विमान दुर्घटना की खबर चल रही थी। वह एक नज़र में विमान का मॉडल, उसकी परिचालन गति, उसकी अधिकतम गति आदि बता सकता था। उन्होंने इस विमान की डिज़ाइन संबंधी खामियों को भी तुरंत पहचान लिया। जब इस मॉडल को पहली बार डिज़ाइन किया गया था तब इंजन बहुत छोटे थे। अब उन्होंने बड़े इंजन लगा दिए हैं, लेकिन इंजनों के लिए डिज़ाइन की गई मूल जगह बहुत छोटी थी। बड़े इंजनों को फिट करने के लिए कई संशोधन करने पड़े, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से कारगर नहीं था। उन्हें एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ा जो विमान के अगले हिस्से को स्वचालित रूप से नीचे की ओर झुका देता है। जब सिस्टम सामान्य रूप से काम करता है तो ठीक रहता है, लेकिन एक बार कोई समस्या आने पर पूरे विमान में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ये दुर्घटना डिज़ाइन की खामियों के कारण हुई। सू चेन के बोलने के तुरंत बाद रिपोर्टर ने संयोगवश इस पहलू को कवर किया, जो लगभग सू चेन द्वारा कही गई बात के समान ही था। ये सुनकर सू यनुओ और बाकी सभी लोग सू चेन को हैरानी से देखने लगे। पिताजी, क्या आपको हवाई जहाज समझ आते हैं? क्या विमानों को समझना इतना मुश्किल है? सू चेन ने गर्व से जवाब दिया। सूजेहान ने असमंजस भरे चेहरे के साथ कहा, विमान में सफ़र करना बहुत मुश्किल है। इतने भारी शरीर के साथ मुझे लगता है कि यह कार चलाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। वह पिछले कुछ समय से जब भी समय मिलता गाड़ी चलाना सीखने जाती थी। शुरू करने के बाद उसे एहसास हुआ कि देखना और करना दो अलग अलग बातें हैं। जब उसने अपने माता पिता को गाड़ी चलाते देखा तो उसे लगा कि गाड़ी चलाना बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन जब उसने खुद गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसे बहुत मुश्किल लगी। अभ्यास के दौरान वह अक्सर एक्सीलरेटर और ब्रेक बटन को लेकर भ्रमित हो जाती थी। सौभाग्य से ड्राइविंग स्कूल में वह धीमी गति से अभ्यास कर रही थी, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर वह बाहर गाड़ी चला रही होती और गलती से एक्सीलरेटर और ब्रेक बटन आपस में मिल जाते तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होती। उसके लिए गाड़ी चलाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने पिता को हवाई जहाज की इतनी अच्छी समझ होगी। विमान उड़ाना और विमान को समझना भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक वैसे ही जैसे कार चलाना और कार को समझना। गाड़ी चलाने में सक्षम कई लोग जरूरी नहीं कि कार की आंतरिक संरचना को समझते हों। कुछ लोगों को तो कार का बोनट खोलना भी नहीं आता। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, विमान उड़ाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे पायलट का लाइसेंस मिल चुका है। समय आने पर मैं आप लोगों को पापा को विमान उड़ाते हुए दिखाऊंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पापा, आप सचमुच अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न कर सकें। पतिदेव, आप कमाल के हैं। भाई सू चेन, आपने मुझे बहुत चौंका दिया। बेटे, तुम न सिर्फ विमानों को समझते हो बल्कि उन्हें उड़ाना भी जानते हो और तुम्हारे पास पायलट का लाइसेंस भी है। कमाल, अविश्वसनीय, शानदार, तुम सचमुच मेरे बेटे हो। ... इस समय मैं 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित एक समृद्ध और शांत द्वीप पर हूँ। गर्मियों के आरामदायक कपड़े पहने एक खूबसूरत बुजुर्ग महिला आराम से समुद्र तट की कुर्सी पर लेटी धूप सेक रही थी और साथ ही अपने आईपैड पर कुछ देख रही थी। हाल ही में उसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म देखना अच्छा लगने लगा था।
इसमें लगभग 10 सेकंड लंबे छोटे छोटे वीडियो भरे हुए थे। सामग्री संक्षिप्त और तेज गति वाली थी। ये काफ़ी अच्छा था। ये वही ऐप था जिसके बारे में उसकी पोती ने उसे बताया था। एक बार जब उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो वह रुक ही नहीं पाए। वह व्यसनग्रस्त थी। ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एक नशे की तरह था। बुजुर्ग महिला पिछले 1 घंटे से लगातार शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल कर रही थी और जैसे ही वह थोड़ा आराम करने वाली थी, अचानक उसकी नज़र एक स्ट्रीट इंटरव्यू वीडियो पर पड़ी। ये वही वीडियो था जिसमें सू शियाओ युक्सियू का साक्षात्कार लिया गया था। व्यूज़ की संख्या में भारी उछाल आने के कारण इसे ड्रैगन कंट्री संस्करण के लघु वीडियो प्लेटफॉर्म से अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में भेज दिया गया था। प्रयुक्त भाषा को भी विदेशी भाषाओं के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। लेकिन उस बूढ़ी महिला की नज़र लेख पर नहीं, बल्कि वीडियो में बोल रही शियाओ युक्सियू पर थी। वह तुरंत उठ बैठी, अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे उतार दिए और वीडियो में शियाओ युक्सियू को बिना पलक झपकाए घूरने लगी। वीडियो के ऑटो प्ले होने के बाद उसने इसे दोबारा देखने के लिए क्लिक किया। जैसे जैसे वह देखती गई, उसके चेहरे पर उत्साह बढ़ता गया। अध्याय 463 समानता। यह अविश्वसनीय है। वीडियो में शियाओ युक्सियू का चेहरा देखते हुए बूढ़ी महिला लगातार बुदबुदा रही थी। ये समानता अविश्वसनीय है। लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से तो वह बहुत छोटी दिखती हैं। निकनेम की उम्र के हिसाब से तो उनकी उम्र अब 57 होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में दिख रही महिला 40 के आसपास की लग रही हैं। उम्र मेल नहीं खाती। ये देखकर उस बूढ़ी महिला की आंखों से उत्साह गायब हो गया। उसने अपना फ़ोन नीचे रख दिया और दूर कहीं देखने लगी। उसका हृदय आत्मनिंदा से भरा हुआ था। काश उस समय वह अधिक मजबूत होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि निकनेम इस दुनिया में कहीं जीवित है या नहीं। शेंग परिवार के सदस्य जो जानते थे कि उन्होंने निकनेम को कहाँ फेंका था। धिक्कार है शेंग परिवार पर। यह सोचकर उसका मन हुआ कि वह जाकर उन सबको फिर से पीक डाले। वह तुरंत उठी और उसके शरीर से पीक ग्रैंड मास्टर से भी परे एक अलौकिक शक्ति का विस्फोट हुआ। निकट ही समुद्र से जल की एक पंक्ति आकाश की ओर उठती हुई दिखाई दी। सू चेन की तरफ से उनके फ़ोन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक संदेश आया। उनके द्वारा अनुरोधित उड़ान मार्ग को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद एल्डरयान द्वारा सुझाए गए दोनों पायलटों ने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें वीचैट पर जोड़ा और हवाई अड्डे पर मिलने के लिए समय और स्थान तय किया। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने लिन काइवू और मू शेंगिंग को फ़ोन करके बताया कि वे परसों बाहरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं। दोनों ससुरों ने भी घोषणा की कि वे सू चेन का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। दोनों महिलाएं तुरंत सहमत नहीं हुईं। उन्होंने पहले सू चेन से पूछा। सू चेन मुस्कुराए, अगर पिताजी और बाकी लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। हमारे विमान में काफ़ी सीटें हैं। उन्हें सिस्टम द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया गया निजी जेट किसी वाणिज्यिक विमान से छोटा नहीं था। पूरा परिवार उसमें आसानी से समा सकता था। उत्साहित होकर दोनों महिलाएं लिन काइवू और मू शेंगिंग को फ़ोन करने चली गईं ताकि उन्हें बता सके कि वे सू चेन के निजी जेट से बाहरी क्षेत्र की यात्रा करेंगी। दोनों ससुर स्तब्ध रह गए। चेन ने प्राइवेट जेट खरीद लिया। लिन वानिक्सू ने कहा, हम मार्ग स्वीकृत हो गया है और हमने 2 पायलटों को नियुक्त कर लिया है। उन्हें एल्डरयान ने नियुक्त किया है। वे बेहद कुशल हैं। साथ ही सू चेन भी विमान उड़ा सकता है। लिन काइवू को थोड़ी ईर्ष्या हुई। उनका दामाद दिन ब दिन और भी प्रभावशाली होता जा रहा था। उसके पास न केवल एक निजी जेट था, बल्कि पायलटों की व्यवस्था भी पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी यान चेंगजुन की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सू चेन वास्तव में उस चीज़ को उड़ा सकता था। अगर किसी ने उनसे पहले पूछा होता कि क्या वास्तव में कोई सर्वसक्षम व्यक्ति अस्तित्व में है, वह पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर देता, नहीं। पर अब अपने दामाद को खाना पकाने, शतरंज खेलने, मार्शल आर्ट, ड्राइविंग और यहाँ तक कि पायलट बनने में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देख वे कहते थे, हाँ, वाकई में वह हरफनमौला है और ये उनका दामाद सू चेन है। उसके दिल में उठ रही खट्टी भावना धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी जगह गर्व ने ले ली। कहते हैं दामाद आधा बेटा होता है। सू चेन उसे पापा कहता है, इसलिए वह असल में उसका बेटा ही है। बेटे की उपलब्धियां पिता के लिए गर्व की बात होती हैं। वह हंसा और लिन वानिक्सू से कहा, वाह, चेन तो कमाल का है, वह उड़ भी सकता है। परसों तुम्हारी माँ और मैं कार से हवाई अड्डे जाएंगे और तुम्हें वहां मिलेंगे। ठीक है। फ़ोन रखने के बाद लिन काइवू ने लू बियुन को बताया। जब उसने जश्न मनाना समाप्त कर लिया तो उसने अपनी चाय की चुस्की ली और मू शेंगिंग को फ़ोन किया। ये जानने की इच्छा थी कि क्या मू शेंगिंग भी बाहरी क्षेत्र की ओर जा रहा था। इसके बारे में सोचते ही लिन काइवू को थोड़ी घुटन महसूस होने लगी। असल में सू चेन का केवल एक ही ससुर था, वह खुद, और वह अपने दामाद को मू शेंगिंग के सामने जी भरकर दिखा सकता था। अब सू चेन मू शेंगिंग का दामाद भी था। दिखावा करने से उस लड़के के लिए मुसीबत ही खड़ी होगी। उदाहरण के लिए, यदि इस बार योजना केवल उसे और लू बियुन को ले जाने की होती, जिसमें मू शेंगिंग और उसकी पत्नी का उल्लेख न किया गया होता,
और उसने मू शेंगिंग से कहा कि वह आदमी निश्चित रूप से मू जिकिंग से शिकायत करेगा, जो अपने पति से कानाफूसी करेगी, और फिर सू चेन को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए बाध्य महसूस होगा। कुछ देर सोचने के बाद लिन काइवू ने वह फ़ोन नीचे रख दिया जिसे वह इस्तेमाल करने ही वाला था। वह फ़ोन नहीं करता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मू शेंगिंग ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बाहरी क्षेत्र की यात्रा का जिक्र न करने का दृढ़ निश्चय करते हुए जवाब दिया। किसने सोचा था कि मू शेंगिंग ही सबसे पहले यह बात उठाएगा। मैं, ओल्ड लिन, को किया हुई और सू चेन का हौसला बढ़ाने के लिए बाहरी क्षेत्र जा रहे हैं। क्या तुम भी जा रहे हो? ये सुनकर लिन काइवू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और एक वरिष्ठ की तरह कनिष्ठ से कहा, तुम्हारी भाभी और मैं परसों घर से निकलेंगे और हवाई अड्डे पर सू चेन से मिलेंगे। फिर हम सू चेन के निजी जेट से बाहरी क्षेत्र के लिए उड़ान भरेंगे। मू शेंगिंग हंस पड़ा। मेरी भी यही राय है, मैंने जिकिंग को भी यही बताया था। सुनो बूढ़े लिन, हमारे दामाद तो कमाल के हैं, उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीद लिया है और उसे उड़ा भी सकते हैं। बिजली की रफ्तार से उड़ते हैं, शानदार। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि वह किसका दामाद है? मैंने कभी प्राइवेट जेट में सफ़र नहीं किया है, मैं इसे अपने मोमेंट्स में पोस्ट करने जा रही हूँ। लिन काइवू ने चुपके से यह बात नोट कर ली और फैसला किया कि जैसे ही उसे सू चेन का विमान दिखेगा, वह उसकी एक तस्वीर खींचकर सबसे पहले पोस्ट करेगा, जिससे वह नंबर 1 ससुर होने का अपना रुतबा दिखा सके। ड्रैगन कंट्री में देर रात थी। समुद्र के उस पार ग्रेट ईगल कंट्री में दोपहर का समय था। एरोन हिल्टन और जैक हिल्टन, पिता और पुत्र, को टूटे हुए पैर, खोई हुई साधना और सू चेन से सार्वजनिक माफ़ी मांगने के बाद अपनी भड़ास निकालने के बाद डॉक्टरों द्वारा बेहोश कर दिया गया था। वार्ड के दरवाजे पर पुलिसकर्मियों की एक पंक्ति दिखाई दी। उन्होंने पहरे पर तैनात कर्मचारी को अपना मकसद समझाया। कर्मचारी घबरा गया, लेकिन हिल्टन परिवार की गरिमा बनाए रखते हुए उसने शांत भाव से जवाब दिया, इन मामलों का मेरे मालिकों से कोई लेना देना नहीं है। वे अभी सो गए हैं, उनके जागने तक इंतजार कीजिए। मुख्य अधिकारी ने हाथ उठाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। एक अधिकारी ने कर्मचारी की कलाई पकड़ ली, जबकि अन्य अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया और धक्का देकर खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गए। 10 अधिकारियों ने उन 2 बिस्तरों को घेर लिया जिन पर आरोन और जैक लेटे हुए थे। उन्होंने उन आदमियों को नहीं जगाया, बस खड़े रहे और इंतजार करते रहे। अंदर इंतजार करने से वे दोनों जागने के बाद भागने से बच गए। पहरा दे रहे 10 अधिकारियों और बाहर शोर मचाते हुए बहस कर रहे स्टीवर्ड ने जल्द ही आरोन और जैक को जगा दिया। मुख्य अधिकारी ने अपना बैज दिखाते हुए गंभीरता से घोषणा की, एरोन हिल्टन, आप पर 10 साल पहले हुई एक हत्या और एक आर्थिक विवाद के मामले में संदेह है। सबूत निर्णायक हैं, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। आपको चुप रहने का अधिकार है, आप जो कुछ भी कहेंगे उसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैक हिल्टन, आप 7 साल पहले हुई हत्या और कर चोरी के संदिग्ध हैं। सबूत निर्णायक हैं, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। अध्याय 464, सू चेन की किस्मत को बेअसर करने का प्रयास लेकिन परिणाम। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो कुछ भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। इन्हें हथकड़ी लगाओ। जैक और आरोन अचानक झटके से जाग गए। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही हथकड़ी लगाए जाने पर उन्होंने कोई विरोध किया। चूंकि उनकी हालत अभी भी ऐसी थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें सीधे जेल ले जाना असंभव था। इसलिए वे इसी अस्पताल के कमरे में रहना जारी रखेंगे। ये देखकर आरोन ने नौकर की ओर देखा। नौकर तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने बहस करना बंद कर दिया और परिवार की कानूनी टीम को फ़ोन करने के लिए जल्दी से चला गया। पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। जैक और आरोन को ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने वाकई पुलिस द्वारा बताए गए अपराध किए थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे, एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। इसके अलावा हिल्टन परिवार द्वारा नियुक्त कानूनी टीम कानूनी दुनिया की पिज्जा हट की तरह थी, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसा कोई मुकदमा नहीं था जिसे उनके परिवार की कानूनी टीम जीत न सके। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप अपने अतीत के कर्मों को कितना भी मिटा दें, उनके निशान हमेशा रह ही जाते हैं। और सिस्टम ने सू चेन को वे निशान बहुत पहले ही उजागर कर दिए थे। अब वह सारी जानकारी सू चेन के वकीलों के हाथ में थी। सबूत पहाड़ की तरह ठोस थे, इस मामले को पलटने का कोई रास्ता नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी क्षण ड्रैगन किंगडम में ये परिवार में ये युवांचुन ने अपने पिता को फ़ोन किया। पिताजी, मैंने दुवान वुया से संपर्क किया। उन्होंने सू चेन के लिए भविष्यवाणी की और कहा कि सू चेन का भाग्य असाधारण है। वह इसे बेअसर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उन्हें हमसे 300 साल पुराना ड्रैगन ब्लड जिनसिंग, 1 जिन टाइटेनियम सोना और 10 गोल्डन फ्रूट्स की आवश्यकता है। हाँ, मान लो ये चीज़ें बेशक कीमती हैं, लेकिन हमारा ये परिवार इन्हें खरीद सकता है। ये जिनसोंग ने मुझे जो संदेश भेजा है उसके अनुसार सू चेन को कम नहीं आंकना चाहिए।
सू चेन इस बार हमारी योजनाओं को बिगाड़ भी सकता है और हीरोज असेंबली चैंपियनशिप जीतने में हमारे ये परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है, ये चाणक्य ने भारी स्वर में कहा। क्या वह हीरोज प्रतियोगिता जीतने की हमारी संभावनाओं को प्रभावित करेगा? ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी दुवान वुया को सू चेन की किस्मत को बेअसर करने के लिए कहता हूँ। ये युवांचुन ने आह भरी। अगर सू चेन की किस्मत अच्छी न होती तो वह सिर्फ 5वीं श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट होता जो हमारे ये परिवार का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ होता। सावधान रहना, अधिकारियों को पता न चलने देना। चिंता मत करो पिताजी, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये परिवार इससे पूरी तरह से दूर रहे। अच्छा। फोन रखने के बाद ये युवांचुन ने ये परिवार द्वारा विशेष विदेशी चैनलों के माध्यम से लॉन्च किए गए उपग्रह का उपयोग करके एक सैटेलाइट कॉल की। कॉल कनेक्ट होते ही उन्होंने गंभीरता से कहा, हम आपकी शर्तों से सहमत हैं। हम पहले 1/3 राशि जमा के रूप में आपके निवास पर भेज देंगे। बाकी राशि काम पूरा होने के बाद दी जाएगी। आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और एक और कॉल करके किसी को निर्देश दिया कि वह दुर्लभ खजानों का 1/3 हिस्सा तुरंत उस व्यक्ति के निवास स्थान पर पहुंचा दे। ये रात कोई साधारण रात नहीं थी। कई लोग चहल पहल में थे जबकि सू चेन अपनी प्यारी छोटी पत्नी को गले लगाकर आराम से सो रहा था। और भोर ये युवांचुन को एक फ़ोन आया। ये मेरे गुरुजी कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। सामान उसी रूप में वापस कर दिया गया है। क्या वो नहीं कर सकता? तुम्हारे गुरु दुवान वुया ने तो मुझे भरोसा दिलाया था कि वो कर सकता है। अब वो कहता है कि नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? उसे फ़ोन दो, ये युवांचुन गुस्से से चिल्लाया। मुझे खेद है कि मेरे मालिक अब फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? मेरे गुरु को अचानक हुए हमले का शिकार होना पड़ा और अभी अभी उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये सुनकर ये युवांचुन दंग रह गया। दुवान वुया की मृत्यु हो गई। सू चेन की किस्मत को सुधारने के बजाय दुवान वुया ने इसके दुष्परिणाम से खुद को ही मार डाला। उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, सामान लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ शोक संवेदना की राशि भिजवा दूंगा। मेरी संवेदनाएं। धन्यवाद। ये एक दूसरे पक्ष ने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये युवांचुन ने फ़ोन रख दिया। वह खबर की प्रतीक्षा में पूरी रात बिना सोए बैठा रहा। भोर होते ही उसे लगा कि उसे कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके बजाय उसे एक विनाशकारी खबर मिलेगी। उन्होंने पहले भी दुआन वुया से इस तरह के काम करने के लिए कहा था, लेकिन कभी भी इतनी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। इस बार तो प्रतिक्रिया के चलते दुवान वुया की जान ही सीधे तौर पर चली गई। सू चेन के शरीर पर भाग्य का कितना मजबूत प्रभाव था। उसे एक बेहद बुरी आशंका हुई थी। उसने तुरंत अपने पिता ये चाणक्य को फ़ोन करके इस मामले की जानकारी दी। अंत में उसने कहा, पिताजी, शायद हमें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर दुवान वुया भी इसे संभाल नहीं सका तो मुझे वास्तव में कोई और विशेषज्ञ नहीं सू चेन के शरीर से भाग्य छीन सके। हो सकता है हिल्टन परिवार को कोई सक्षम व्यक्ति मिल जाए। इस बार आरोन और जैक हिल्टन का सू चेन से पूरी तरह से झगड़ा हो गया है। इसके अलावा मैंने सुना है कि आरोन और जैक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे लगता है कि सू चेन ने पलटवार किया है। दोनों पक्षों को आपस में लड़ने दो, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा अगर हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो मुझे डर है कि अधिकारियों को पता चल जाएगा। पिछली बार जब मैं हाओयांग को लिन परिवार के पास ले गया था तब अधिकारियों ने हमारे ये परिवार को चेतावनी दे दी थी। ये चाणक्य ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अभी यहीं रहो। सू परिवार से कोई खबर मिली है क्या? सू परिवार के बारे में सवाल सुनकर ये युवांचुन ने बड़े तिरस्कार से कहा, कोई खबर नहीं। सू परिवार का वर्तमान मुखिया सू ही एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी और एक नंबर का कछुआ है। जब तक सू चेन और अन्य लोग सू परिवार को परेशान नहीं करते, सू ही बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। उद्धरण चिन्ह बाहर। पिछली बार जब मैं हाओयांग को लिन परिवार के पास ले गया था तब मैंने सू परिवार के लोगों को भी देखा था। हाओयांग के सू चेन से लड़ने से पहले ही सू परिवार के लोग भाग गए। वे हद से ज्यादा सतर्क हैं। मैं अवाक हूँ। एक समय था जब सू परिवार एक समृद्ध और महान परिवार था, शाही राजधानी का सबसे शक्तिशाली परिवार। अब वे शीर्ष 3 परिवारों में सबसे नीचे आ गए हैं। जल्द ही वे पूरी तरह से शीर्ष 3 परिवारों से बाहर हो जाएंगे। कितना दुखद है। नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। सू ही सड़ी हुई लकड़ी की तरह है जिसे तराशा नहीं जा सकता। इसके विपरीत हमारे कुल प्रमुख बिल्कुल अलग हैं। हमारे कुल प्रमुख निश्चित रूप से हमारे ये परिवार को विश्व शिखर पर ले जाएंगे। ये चाणक्य ने कहा, सू ही को कम मत समझो। तलवार 10 साल में तेज होती है, प्रतिद्वंदी को कम आंकना उसे मौका देना है। ठीक है, अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं। हाओयांग से कहो कि हिम्मत न हारे। भले ही उसने निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और एक पैर और एक हाथ खो दिया, लेकिन अगर हम इस बार हीरोज असेंबली चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो कुछ भी संभव है।
जी हाँ पिताजी, ये चांगकियू ने फ़ोन रखने के बाद एक कॉल किया। कुछ ही देर बाद ये जियानफेंग अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचे। उन्होंने ये जियानफेंग को सू चेन के बारे में बताया। ये सुनकर ये जियानफेंग हैरान रह गया। सू चेन की किस्मत इतनी खराब है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है ना? मुझे पता है पिताजी, चिंता मत कीजिए। सू चेन इतना प्रतिभाशाली है, मैं उसे अपने ये परिवार का सदस्य ज़रूर बनाऊंगी। मैं सू ये को ज़रूर मना लूंगी। मुझे खबर मिली है कि सू चेन का परिवार परसों बाह्यलोक में आ रहा है, तो मैं अपना कदम उठाऊंगा। शियाओ युक्सियू पहाड़ों से आए एक अनाथ लड़की है। भले ही उसने सू चेन जैसे इतने बेहतरीन बेटे को जन्म दिया हो, वह तो मेरे लिए ही पैदा हुआ है। लेखक की ओर से एक संदेश। छोटी बहन सिर ढके यहाँ है आलोचना के लिए तैयार। मैं 1 घंटे में लगभग 1000 शब्द ही लिख पाती हूँ। इन 2 अध्यायों को लिखने में 5 घंटे लगे। कल और लिखने की कोशिश करूंगी। अलविदा, शुभ रात्रि बड़े भाइयों। टिल्ड अध्याय 465 लिन परिवार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। लिन काइवू, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। सू चेन के संबंध में, यद्यपि शाही राजधानी के सुपर परिवारों ने पिछली बार लिन काइवू के 60वें जन्मदिन में भाग लिया था, लेकिन हिल्टन परिवार ने लिन परिवार की नाकाबंदी करते हुए लॉन्ग राष्ट्र के उन परिवारों को भी पूरी तरह से सूचित कर दिया था जिनका उनके साथ सहयोग था। ये परिवार ने सबसे पहले लिन परिवार के साथ सहयोग समाप्त किया। शियाओ परिवार और सू परिवार ने अपना घर नहीं बदला। 3 निम्न परिवारों में से मू परिवार ने अपना स्थान नहीं बदला। लुओ परिवार कुछ हद तक असमंजस में था, लेकिन लुओ परिवार के मुखिया को लिन यिंगजियान की पत्नी लुओ यानकियू का फोन आने के बाद दोनों ने 1 घंटे तक बात की और उसके बाद भी लुओ परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि 6 प्रमुख परिवारों में से केवल ये परिवार ने ही कदम उठाया, लेकिन अन्य सभी छोटे परिवार चतुर थे। वे जानते थे कि पैसा कमाने के लिए किसका अनुसरण करना है, और कई छोटे परिवारों ने कार्रवाई की, लिन परिवार के साथ सहयोग समाप्त कर दिया या पेटेंट प्राधिकरणों को रद्द कर दिया इत्यादि। इससे लिन परिवार पर दबाव काफी बढ़ गया, क्योंकि कच्चे माल की कमी या पेटेंट अधिकृत न होने जैसे अन्य कारणों से कई उत्पादन लाइनें काम नहीं कर पा रही थीं। लिन काइवू ने सुबह 8 बजे पारिवारिक बैठक बुलाई। लिन परिवार के बाकी सभी सदस्यों को खबर मिलते ही वे घबराकर बैठक कक्ष की ओर दौड़ पड़े। बड़े भाई, अब हम क्या करें? लिन कॉस्मेस्यूटिकल्स, जिसका प्रबंधन मैं करता हूं, में सबसे महत्वपूर्ण घटक हाइलुरोनिक एसिड अब बैनरन ग्रुप द्वारा हमें बेचा नहीं जा रहा है। अगर हम इसे विदेश से आयात करते हैं तो ऊंची कीमत की तो बात ही छोड़िए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी इसे हमें बेचेगा ही नहीं। इन दिनों हमारे कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है और उत्पादन लाइनें ओवरटाइम काम कर रही हैं, लेकिन कच्चे माल के बिना हम कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना चाहिए? बड़े भाई, मेरे द्वारा प्रबंधित बुद्धिमान रोबोटों की बिक्री में हाल के दिनों में काफ़ी वृद्धि हुई है और उनका उत्पादन भी अतिरिक्त समय में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और दूसरी पार्टी ने हमें पेटेंट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। चिप्स के बिना हमारे रोबोट सिर्फ कबाड़ हैं और कई कार्यों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम क्या करें? लिन काइवू ने सिगरेट का एक कश लिया, हाथ उठाया और कहा, ठीक है, चुप रहो, ये तो बस एक छोटी सी बात है। देखो तुम सब कितने परेशान हो, शायद नाश्ता भी नहीं किया होगा, है ना? पहले कुछ बंस खा लो। बड़े भाई, कितना समय हो गया है, हमें बंस खाने की भूख कैसे लग सकती है? अगर अभी हमारे सामने स्वादिष्ट व्यंजन रख भी दिए जाएं, तो भी हमें भूख नहीं लगेगी। जी हाँ बड़े भाई, क्या हमारा लिन परिवार खत्म हो गया है? लिन काइवू ने अपनी मार्शल आर्टिस्ट वाली आभा प्रकट की और सख्ती से कहा, खत्म हो गया? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, ये सब बकवास कर रहे हो। पहले तुम सब अपने बन खा लो। मेरी बात धीरे धीरे सुनो। सभी लोग डर गए और जल्दी जल्दी अपने बंस खाने लगे। उनकी निगाहें लिन काइवू पर टिकी हुई थीं। लिन काइवू ने एक बन खाते हुए कहा, हानशिंग, सबसे महंगे चिप इंजीनियरों को अपने यहाँ ले आओ। चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उन्हें पैसे देकर अपने यहाँ ले आओ, क्योंकि वे हमें अपने चिप पेटेंट इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा है, हम अपनी खुद की चिप्स बनाएंगे। मैं चिप्स के लिए अनुसंधान एवं विकास बजट बढ़ाऊंगा। लिन हानशिंग ने पूछा, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चिप्स विकसित करना 1-2 दिन का काम नहीं है। उत्पादन लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों और बिक्री कर्मियों का क्या होगा? क्या हमें उन सभी को बर्खास्त कर देना चाहिए? बर्खास्त करें? नहीं, उन्हें बर्खास्त मत करो। तुम सब जाओ और स्किन केयर उत्पाद बेचो। लिन काइवू के ऐसा कहते ही पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़े भाई, क्या आप भ्रमित हैं? त्वचा देखभाल उत्पाद बेचें। हमारे लिन कॉस्मेस्यूटिकल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल हाइलुरोनिक एसिड भी मिलना बंद हो गया है। हमारे कॉस्मेस्यूटिकल्स के पास बेचने के लिए त्वचा देखभाल उत्पाद लगभग खत्म हो गए हैं, तो हम उन्हें कैसे बेचेंगे? लिन काइवू ने अपने बन का एक टुकड़ा खाया और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, है ना?
क्या तुमने हाल ही में अपनी भाभी को देखा है? मैंने उसे आज सुबह देखा और वह काफ़ी छोटी लग रही थी। बड़े भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जी हाँ, इसका भाभी से क्या लेना देना है? बड़े भाई, हम अपने लिन परिवार के उद्योगों पर चर्चा कर रहे हैं। लिन काइवू ने अपने बन का एक और टुकड़ा खाया और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में आपकी भाभी इतनी जवान इसलिए लगने लगी हैं क्योंकि उन्होंने मेरे दामाद सू चेन द्वारा दी गई एक बेहद असरदार सौंदर्य और एंटी एजिंग दवा का इस्तेमाल किया है। मैंने इस बारे में अपने दामाद से बात की है। वो नुस्खा देते हैं और हमारी लिन कंपनी उत्पादन की जिम्मेदारी लेती है। शुद्ध लाभ की बात करें तो हमारी लिन कंपनी को 3 हिस्से मिलेंगे और सू चेन को 7 हिस्से। बेशक ये नुस्खा उतना कारगर नहीं है जितना मेरे दामाद ने आपकी भाभी को दिया था, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे लिन कॉस्मेस्यूटिकल्स को स्किन केयर उद्योग में नंबर 1 स्थान दिला सकता है, क्योंकि यह अनोखा है, अपनी तरह का एक ही, और इसके प्रभाव आश्चर्यजनक हैं। ये तो निश्चित रूप से खूब बिकेगा। मैं अपने दामाद को भी विज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा। आप मेरे दामाद की लोकप्रियता देख ही चुके हैं, तब तक हमें ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उत्पाद देश और विदेश दोनों जगह आसानी से बिक जाएगा। कॉस्मेस्यूटिकल से अर्जित धन का उपयोग हम चिप्स, नई ऊर्जा वाहनों और बुद्धिमान रोबोटों पर शोध करने के लिए बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। तब तक, अगर हिल्टन परिवार हमें दबाने के लिए अन्य समूहों के साथ एकजुट होना चाहता है, तो वे अन्य समूह सहमत नहीं होंगे। मेरे दामाद ने मुझे नुस्खा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने इसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन भी कर दिया है। इसके अलावा नुस्खे में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियां पारंपरिक चीनी जड़ी बूटियां हैं और मैंने इनकी जांच भी कर ली है। ये सभी औषधीय सामग्रियां हमारी अपनी पारंपरिक चीनी दवा की दुकानों में उपलब्ध हैं। आपूर्तिकर्ता मू परिवार है। हमारा लिन परिवार और मू परिवार सदियों से घनिष्ठ मित्र हैं और कच्चे माल की आपूर्ति के मामले में मू परिवार कभी भी कोई बाधा नहीं डालेगा और हमारे कच्चे माल की आपूर्ति बंद नहीं करेगा। इसके अलावा हमारी दवाइयों का नुस्खा राष्ट्रीय गोपनीय नुस्खा सूची में शामिल किया गया है, इसलिए बेचे जाने वाले उत्पादों पर सामग्री की सूची देना आवश्यक नहीं है। इस तरह दूसरों के लिए हमारी नकल करना बिल्कुल असंभव होगा। तो भविष्य में हमारा लिन परिवार बेहद गौरवशाली और शानदार होगा। सभी लोग अच्छा काम जारी रखें। ये शब्द बोलते ही पूरा कमरा चौंक गया। फिर लिन परिवार के जिन सदस्यों ने उस दिन लू बियुन को देखा था, वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे भगवान! तो बात यह है, जब मैंने आज भाभी को देखा तो मैंने उनसे पूछा भी कि वह कौन से स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल करती हैं और इतनी जवान कैसे दिखती हैं। वह पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था उससे कम से कम 8 साल छोटी लग रही थीं। भाभी ने कहा कि वह कोई स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल नहीं करती और उस समय मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। अब जब मैंने बड़े भाई को ये कहते सुना तो मुझे समझ आया। भाभी ने आपके दामाद सू चेन द्वारा बताई गई सौंदर्य और एंटी एजिंग दवाइयों का इस्तेमाल किया था। ये नुस्खा तो कमाल का है। इससे सचमुच किसी की उम्र को उल्टा किया जा सकता है। भले ही इसकी प्रभावशीलता थोड़ी कम हो, फिर भी ये दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी है। इसके तुरंत बाद अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी, बिल्कुल सही। आजकल सबसे आसानी से पैसा कौन कमा सकता है? ये तो महिलाओं का पैसा है। और महिलाएं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती हैं? यकीनन अपनी जवानी की खूबसूरती बनाए रखने पर। अगर आप उनसे 18 युआन की वीडियो मेंबरशिप लेने को कहें तो वे साफ मना कर देती हैं और पैसे देने के बजाय किसी और की मेंबरशिप लेकर देखना या विज्ञापन देखना पसंद करती हैं। लेकिन 1540 युआन के फेयरी वाटर के लिए, जिस पर फ्री शिपिंग मिलती है, वे मिनटों में ऑर्डर दे देती हैं। वे बिना सोचे समझे खरीदती ही रहती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी ही है। मेरी भी। आमतौर पर जब वह बाहर जाती है तो 2 युआन की मिनरल वाटर की बोतल भी नहीं खरीदती, लेकिन जब वह स्किन केयर उत्पाद खरीदने के लिए मॉल जाती है तो एक ही बार में हजारों युआन के उत्पाद खरीद लेती है। उपभोक्ता के इस जादुई नजरिए से मैं सचमुच हैरान हूँ। अध्याय 466, पत्नी और बेटियों को कपड़े और स्विमसूट खरीदने ले जाना। स्किन केयर सबसे लाभदायक उद्योग है। जब तक उत्पाद बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखता है, भले ही हमें शुद्ध लाभ का केवल 30% ही मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये करना निश्चित रूप से फायदेमंद है। मैं सहमत हूँ। बड़े भाई, आपका दामाद सचमुच कमाल का है। वह न केवल मार्शल आर्ट में माहिर है, बल्कि चीनी चिकित्सा के नुस्खे भी अच्छी तरह जानता है। उसने भाभी को जो सौंदर्य और त्वचा देखभाल का नुस्खा बताया, वह तो वाकई लाजवाब है। इस फॉर्मूले से हमारा लिन परिवार हिल्टन परिवार के आर्थिक वर्चस्व को निश्चित रूप से तोड़ सकता है। न सिर्फ तोड़ सकता है, बल्कि और भी अधिक धन कमा सकता है। जब हमारा लिन परिवार अपने खुद के चिप्स और नई ऊर्जा वाहन विकसित कर लेगा तो ये हमें अगले स्तर तक ले जा सकता है, एक ही झटके में शीर्ष 3 परिवारों में प्रवेश करने का मौका दे सकता है। ... क्योंकि सभी को उम्मीद की किरण दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अपनी पिछली निराशा को दूर भगा दिया।
एक एक करके, मानो जोश से भर उठे हों, वे लिन काइवू के साथ इस योजना को अंजाम देने के तरीकों पर चर्चा करने लगे। योजक चिन्ह। सू चेन की तरफ से अपने परिवार के साथ नाश्ता करने के बाद पिता सू और माता सू ने ओल्ड वू, ओल्ड जो, ओल्ड चेन, ओल्ड झांग और ओल्ड पेई के साथ शाही राजधानी का अपना दौरा जारी रखा। सू चेन अपनी पत्नी और बच्चों को सामान खरीदने के लिए ले गया। चूंकि वे बाहरी क्षेत्र में जा रहे थे, इसलिए ये किसी यात्रा पर जाने से अलग नहीं था। यात्रा से पहले उन्हें कुछ चीज़ों की तैयारी करनी थी। उदाहरण के लिए, यात्रा के लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट और वॉश कप। आउटर डोमेन लगभग 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सर्दियों में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए उन्हें सनस्क्रीन, प्राइमर आदि जैसी धूप से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही गर्मियों के कपड़े भी। सूजेहान और बाकी लोगों ने इससे पहले कभी यात्रा नहीं की थी। वे ज़्यादा से ज़्यादा जोंगहाई से शाही राजधानी तक ट्रेन से ही गए थे। इसलिए वे बाह्य क्षेत्र की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। सू चेन ने उनमें से प्रत्येक को 10 मिलियन की सीमा दी और इसे सीधे उनके बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर दिया और उनसे कहा कि वे अपनी इच्छानुसार खरीदारी करें। उन्होंने वो सब कुछ खरीद लिया जो उन्हें लगा कि उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। पांचों बेटियां बड़े छोटे बैग लिए खड़ी थीं। अंत में सू यूयू ने थोड़ी चिंता से पूछा, हम इस बार विदेश जा रहे हैं। अगर हम इतना सारा सामान ले जा रहे हैं तो क्या हम इसे सब में रख पाएंगे? छोटे पांच, क्या तुम भूल गए कि हमारे पापा का अपना हवाई जहाज है? हम चाहे जितना भी सामान खरीद लें, पापा का हवाई जहाज उसमें फिट नहीं होगा। सही सही, देखो वहाँ स्विमसूट हैं। मैं कुछ सेट खरीदना चाहती हूँ। मैंने बहुत पहले आंटी मू को कहते सुना था कि बाहरी क्षेत्र में तैरना बहुत आरामदायक होता है। अभी भी, कड़ाके की ठंड में भी, जब तापमान -5 डिग्री होता है, बाहरी क्षेत्र में 28 डिग्री तापमान है। मौसम कितना सुहावना है, सू यनुओ ने कहा। उसके मन में पहले से ही खुद को स्विमसूट में तैरते हुए, वीर और साहसी दिखते हुए देखने की कल्पना थी। पहले वह केवल तैराकी कक्षाओं के दौरान ही मुफ्त में तैर सकती थी। आम दिनों में वह स्विमिंग पूल में पैसे खर्च करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वह बाहरी क्षेत्र में जाकर स्वतंत्र रूप से तैर सकती थी। कितना ताजगी भरा। उसे बारी बारी से पहनने के लिए कई स्विमसूट के सेट खरीदने पड़े। सू यूयू ने झट से सू यनुओ को पीछे खींच लिया और होंठ दबाते हुए शर्माते हुए बोली, दूसरी बहन, ये स्विमसूट बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। इन्हें मत खरीदो। अगर कुछ खरीदना ही है तो पूरे शरीर को ढकने वाले डाइविंग सूट ले लो। सू यनुओ ने सू यूयू के माथे पर हल्के से उंगली मारी। हम ठंडा रहने के लिए तैरते हैं। डाइविंग सूट कितना घुटन भरा होगा। यह असुविधाजनक होता है। इसके अलावा डाइविंग सूट के डिज़ाइन बहुत ही एक जैसे होते हैं। उनमें स्विमसूट की तुलना में कहीं कम डिज़ाइन होते हैं। चलो स्विमसूट खरीदने चलते हैं। जैसे ही वह बोली, सू यनुओ ने सू यूयू को दुकान की ओर धकेल दिया। सूजेहान और बाकी लोगों ने भी शीशे की खिड़की से देखा कि अंदर रखे स्विमसूट वाकई खूबसूरत थे। लालच में आकर वे सब एक साथ दुकान के अंदर चले गए। इसी बीच जब सू यनुओ और अन्य महिलाएं स्विमसूट खरीद रही थीं, सू चेन लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को एक ग्रीष्मकालीन कपड़ों की दुकान पर ले गया। दोनों पत्नियां इस समय कपड़े आजमा रही थीं। सू चेन सोफे पर बैठी थी और उसे बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोनों बच्चे उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें छत पर लगी बत्तियों को देखना सबसे ज़्यादा पसंद था। उन्हें ये बहुत ही जादुई लगा। बाहर खेलने से दोनों बच्चे विशेष रूप से खुश थे। फिर लिटिल ट्रेजर ने एक दर्पण की ओर इशारा किया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, पापा। सू चेन ने दोनों शिशुओं को पूरे आकार के दर्पण के सामने धकेल दिया। बिग ट्रेजर ने आईने में खुद को देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए लगभग कहा, आईने में दिख रहा व्यक्ति कितना सुंदर है। नन्ही ट्रेजर ने आईने में खुद को देखा और एक नज़र डालने के बाद शर्माते हुए अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। फिर उसने आईने में झांकने के लिए अपनी उंगलियां फैलाईं। खुद को दोबारा देखकर उसने अपनी आंखें ढक लीं और खुशी से खिलखिला उठी और ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। वह बार बार इसी तरह खेलती रही और खूब मज़ा किया। दो नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चों की खुशी सचमुच सरल थी। सू चेन के होंठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। फिर दोनों फिटिंग रूम के दरवाजे एक के बाद एक खुलते गए। सू चेन ने उधर देखा। उनकी गहरी आंखों में तुरंत ही विस्मय की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह लिन वानिक्सू और मू जिकिंग की खूबसूरती को लंबे समय से जानता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गर्मियों के कपड़े पहनने के बाद दोनों महिलाएं इतनी बेहद खूबसूरत लगेंगी। उससे नज़र हटाना नामुमकिन था। लिन वानिक्सू ने गहरे लाल रंग की, कंधे से नीचे वाली लंबी पोशाक पहनी हुई थी। वह ठंडी, सुरुचिपूर्ण, कुलीन और दबंग दिख रही थी। ऐसी शख्सियत जिसकी दूर से प्रशंसा की जाए, लेकिन जिसके पास आसानी से न जाया जाए। मू जिकिंग ने हल्के बैंगनी रंग की, एक कंधे वाली लंबी पोशाक पहनी हुई थी।
वह सुरुचिपूर्ण, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थी, दूर से प्रशंसा पाने वाली, लेकिन लापरवाही से संपर्क करने की पात्र नहीं। इसके अलावा चूंकि लिन वानिक्सू और मू जिकिंग पिछले कुछ दिनों से सू चेन द्वारा उनके लिए तैयार किए गए सौंदर्य और त्वचा देखभाल फॉर्मूले का उपयोग कर रही थी, इसलिए वे दोनों और भी युवा दिख रही थीं। लिन वानिक्सू पहले लगभग 28 साल की लगती थी, लेकिन अब वह लगभग 23 साल की दिखती है। मू जिकिंग पहले लगभग 26 साल की दिखती थी, लेकिन अब वह बहुत छोटी, लगभग 22 साल की लगती है। साथ खड़े होकर वे दोनों बेहद आकर्षक लग रहे थे, मानो दुकान की सारी रोशनी अपनी ओर खींच रहे हों। वे बेहद शानदार थे। बिक्रीकर्मी स्तब्ध रह गईं। हे भगवान, कितनी सुंदर! देवियाँ, बेहद खूबसूरत। मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें ये सबसे खूबसूरत हैं। ये दोनों महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं। जिनके पास ये दोनों महिलाएं हैं वे सचमुच आशीर्वाद के घोंसले में आ गए हैं। सेल्सवुमन से ये तारीफें सुनकर सू चेन बेहद खुश हुई। हे, ये दोनों देवियां मेरी हैं। सू चेन, तुम्हें ये ड्रेस कैसी लगी? वानिक्सू सू चेन के पास गई। फिटिंग रूम से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर जो ठंडा भाव था वह अब कोमल निगाहों से बदल गया था। भाई सू चेन, आपको ये सेट कैसा लगा? जिकिंग ने भी ऐसा ही किया और सू चेन के पास आकर उनकी राय पूछी। सू चेन ने अपनी दोनों महिलाओं की जमकर प्रशंसा की और फिर कहा, सुंदर। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खरीदा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कपड़े खरीदने आए स्टोर के पुरुष इस दृश्य को देखकर ईर्ष्या से स्तब्ध रह गए। उनके दिल सदमे से भर गए। अरे बाप रे, वो दोनों देवी जैसी खूबसूरत औरतें उसी आदमी की हैं। क्या वो आदमी अमीर है, या फिर उसका प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा है? और ये दोनों महिलाएं आपस में न तो किसी बात पर झगड़ रही हैं और न ही एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं। देखो, ये तीनों कितनी सौहार्दपूर्ण हैं। मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। एक से अधिक पत्नियां होने के सुख का यही तो असली अर्थ है। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। अध्याय 467, अपनी पत्नी के लिए सेक्सी स्विमसूट खरीदना। क्योंकि टेलीविजन पर और असल जिंदगी में सू चेन में कुछ अंतर थे। असल में वह टीवी पर दिखने से भी ज्यादा आकर्षक थे, इसलिए सभी लोग उन्हें सिर्फ परिचित ही मानते थे, लेकिन यह नहीं पहचान पाते थे कि यह 3 मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध प्रवेश प्रवक्ता सू चेन हैं। सू चेन ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग के लिए गर्मियों के परिधान के तौर पर कई रेशमी के पाव भी चुने, क्योंकि पिछली बार जब वह अपने पिता सू और माता सू के साथ कपड़े खरीदने गया था तो उसने देखा था कि किपाव पहनने के बाद उसकी मां बहुत ही आकर्षक लग रही थी। इसलिए वह ये भी देखना चाहता था कि उसकी अपनी महिलाएं किपाव पारंपरिक कोरियाई पोशाक में कैसी दिखेंगी। जब लिन वानिक्सू और मू जिकिंग नीले रंग की किपाव और बैंगनी रंग की किपाव पहने हुए बाहर आईं तो सू चेन एक बार फिर चकित रह गया। दाबाओ की निगाहें सीधी हो गईं। शाओबाओ उत्साह से चिल्लाती रही, मम्मी मम्मी, प्यारी प्यारी। सू चेन खड़ा हो गया। इस बार उसने दोनों महिलाओं के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधे उनके पास जाकर बोला, वानिक्सू और जिकिंग, ये दोनों किपाव बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और किपाव आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने साइज के हिसाब से खरीद लो। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि जब उसके पिता ने उसकी मां को किपाव पहने देखा था तो उन्होंने गंभीरता से क्यों कहा था कि उसकी मां को इसे केवल उसके लिए घर पर पहनने की अनुमति है, बाहर नहीं। क्योंकि किपाव पहने महिला की सुडौल आकृति बेहद आकर्षक लगती है, खासकर किपाव के कटे हुए हिस्से में हर कदम और हरकत के साथ कूल्हों का लहराना बेहद मनमोहक होता है। इसे देखने वाला कोई भी पुरुष तुरंत ही नाक से खून बहने लगेगा। यह असहनीय था। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग दोनों ही बहुत आज्ञाकारी थीं, क्योंकि वे सू चेन की आंखों में दिख रही उग्र दृष्टि से उसका मतलब समझ गई थीं। सू चेन की बातें सुनकर वे मन ही मन प्रसन्न हो गए, क्योंकि इसका मतलब यह था कि सू चेन उनकी बहुत परवाह करता था। गर्मी के कपड़े और किपाव खरीदने के बाद सू चेन उन्हें खरीदारी के लिए ले गई। जब वे एक स्विमसूट की दुकान के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सू जिहान और अन्य लोग अंदर स्विमसूट चुन रहे थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक स्विमसूट था और वे दर्पण के सामने इशारे कर रही थीं। वो स्विमसूट 1 पीस सूट थे। अगर कोई दूसरी महिला उन्हें पहनती तो सू चेन उन्हें बहुत खूबसूरत और आकर्षक समझती, लेकिन उनकी अपनी बेटियों का उन्हें पहनना बिल्कुल नहीं। सू चेन ने तुरंत लिन वानिक्सू और मू जिकिंग से कहा, चलो अंदर चलते हैं। पापा, सू यूयू, जो ये तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा स्विमसूट चुने, सू चेन को अंदर आते देख सबसे पहले उसी ने खुशी से चिल्लाकर कहा। आवाज सुनकर सू जिहान और बाकी सबने उधर देखा तो उन्हें सू चेन दिखाई दी। फिर एक एक करके उन्होंने अपने चुने हुए स्विमसूट ऊपर उठाए और सू चेन से चुनने में मदद करने को कहा। पिताजी, आपको मेरी यह रचना कैसी लगी? पापा, मेरे इस तारों वाले गहरे नीले स्विमसूट को देखिए, कैसा है? बढ़िया है ना? सू चेन ने इन स्विमसूटों पर एक नज़र डाली और फिर कहा, ये अच्छे नहीं दिखते। अगर तुम स्विमसूट खरीदना चाहोगी तो पापा तुम्हारे लिए चुन लेंगे। ठीक है। सू चेन दुकान में स्विमसूट चुनने लगी, लेकिन चाहे वह कितना भी देख ले, वह संतुष्ट नहीं थी।
क्योंकि ये सभी स्विमसूट शरीर से चिपके हुए थे कि पाँव से भी ज़्यादा, और ये बहुत ही खुले हुए भी थे। सू चेन को ये पसंद नहीं आया। फिर महिला दुकान प्रबंधक ने माहौल को भांपते हुए कई स्कर्ट स्टाइल स्विमसूट निकाले। ये टाइट फिटिंग वाले नहीं थे, ये शालीन शैली के थे जिनमें लंबी आस्तीनें थीं जो पेट को ढकती थीं, केवल नीचे छोटी स्कर्ट थी। सू चेन ने कपड़े उठाते हुए कहा, ये टॉप तो ठीक हैं, लेकिन ये बॉटम ठीक नहीं है। इन पैंट्स के लंबे वर्जन भी हैं, मैं आपके लिए ले आती हूँ। महिला दुकानदार समझ गई कि उसका क्या मतलब है, वह कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो पूरी तरह से पारंपरिक हो। जब सू चेन ने देखा कि पैंट टखने तक लंबी है तो उसने बड़े संतोष से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस स्टाइल के टॉप और पैंट। यहाँ जितने भी स्टाइल हैं सब निकाल दो और मेरी बेटियों को चुनने दो। पापा, इन कपड़ों की आस्तीनें लंबी हैं, क्या ये बहुत गर्म नहीं होंगे? सू यनुओ ने पूछा। सू चेन, ये गर्म नहीं हैं, ये धूप से बचाव के लिए हैं। वहाँ सूरज की पराबैंगनी किरणें बहुत तेज होती हैं, साधारण सनस्क्रीन का असर काफ़ी नहीं होता, इसलिए धूप से बचाव के लिए लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनना जरूरी है। पापा, ये पैंट तो लंबी हैं, क्या ये पूल में असहज नहीं होंगी? सू चेन, नहीं, पूल में सांप या कीड़े हो सकते हैं, इसलिए लंबी पैंट पहनना बेहतर होगा। सू केक्सन, पापा, ये स्टाइल थोड़े पुराने ज़माने के हैं। फिर भी मुझे ये गुलाबी वाला पसंद है जो मैंने चुना है, ये बहुत सुंदर है। सू चेन, अच्छे बनो, ये बहुत फैशनेबल हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चलन में हैं। गुलाबी रंग बहुत भद्दा लगता है। सू केक्सन, सच में? सू चेन, एक बूढ़े पिता की चिंता को कौन समझ सकता है? लिन वानिक्सू ने कहा, झगड़ा बंद करो। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें चुनने के लिए कहते हैं तो चुन लो। जल्दी करो, हमें बाद में और भी चीज़ें खरीदनी हैं। ओह अच्छा, ठीक है। सू यू, मुझे लगता है कि पापा ने हमारे लिए जो चुने हैं वे बहुत सुंदर हैं। मुझे ये पसंद है टिल्डा, मुझे लगता है कि ये वन पीस वेटे सूट से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं और लंबी आस्तीन और पैंट धूप से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे हमारी त्वचा मांस की तरह खुरदरी नहीं दिखेगी। मैं ये 3 सेट ले लूँगा। ये कहते हुए सू यू ने सबसे खूबसूरत 3 स्विमसूट का पुरस्कार सबसे पहले अपने नाम किया। तीनों बहनों की शारीरिक बनावट एक जैसी होने के कारण उनके कपड़ों का साइज भी एक ही था। सू यू के स्विमसूट लेने के बाद सुजेहान भी कुछ लेने के लिए तैयार थी, लेकिन महिला दुकानदार ने बताया कि वह जो सेट चाहती थी वह स्टॉक में नहीं है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, सू यनुओ, सू केक्सन और सू युतोंग, जो अभी भी हिचकिचा रही थीं, तुरंत चीज़ें हथियाने लगीं। हालांकि ये पिछले स्टाइल जितने आकर्षक नहीं थे, फिर भी उन्हें अपनी देवी जैसी सुंदरता के अनुरूप उनमें से एक सुंदर स्विमसूट चुनना ही था। वे 5 बहनों में सबसे आकर्षक बनना चाहती थीं। अपनी बेटियों को स्विमसूट चुनते देख सू चेन ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को भी चुनने के लिए कहा। जब सभी ने अपनी पसंद का सामान चुन लिया तो सू चेन ने अपना फ़ोन लिन वानिक्सू को दिया और उससे भुगतान करने के लिए कहा। फिर उसने कई और आकर्षक और सेक्सी स्विमसूट लिए और उन्हें एक साथ शॉपिंग बैग में डाल दिया। ये लिन वानिक्सू और मू जिकिंग के लिए खरीदे गए थे। जब समय आएगा तो वह अपने निजी विला के स्विमिंग पूल में लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को उन्हें पहनने के लिए कहेगा और वे तीनों एक साथ तैरेंगे और खेलेंगे। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए सू चेन को इसका बेसब्री से इंतजार था। सू यू ने यह दृश्य देखा, लेकिन पलकें झपकाकर उसने अनदेखा करने का नाटक किया। इसके विपरीत उसने सू यनुओ और अन्य लोगों को बाहर जाकर दूसरी चीज़ें देखने के लिए बुलाकर मदद भी की। पापा, हम कुछ और चीज़ें देखने जा रहे हैं। पापा, मम्मी और आंटी मू, कृपया स्विमसूट उठाने में हमारी मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह, आगे बढ़ो। सू चेन ने हाथ हिलाया। यंग फिश की बेटी मदद करने में बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। बेटियों के जाने के बाद सू चेन ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग से और अधिक स्विमसूट चुनने के लिए कहा। इन्हें चुनोगे? लिन वानिक्सू ने बोल्ड स्टाइल की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से सू चेन से पूछा। सू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम। ये अच्छे दिखते हैं, लेकिन तुम इन्हें सिर्फ मेरे लिए ही पहन सकती हो। लिन वानिक्सू ने यह सुनते ही सब कुछ समझ लिया और उसके दिमाग में तुरंत एक दृश्य कौंध गया। वह, मू जिकिंग और सू चेन एकांत में स्थित एक साफ नीले रंग के पूल में आराम कर रहे थे। आराम करते हुए वे पानी की सतह पर तैरती हुई सुबह की चाय पी रहे थे। फिर वे प्रेम अभ्यास का एक सत्र करेंगे। इसके बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गई। खरीदो, 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 जरूर खरीदे, अधिक खरीदें। अगर ये फट जाएं तो इन्हें नए से बदल दीजिए। ऐसा दृश्य न केवल लिन वानिक्सू के मन में आया, बल्कि मू जिकिंग के मन में भी आ गया। फिर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और गहरी समझ के साथ मुस्कुराईं, और फिर उसी समझ के साथ वे साथ मिलकर नवीनतम स्टाइल के स्विमसूट खरीदने चली गईं। अध्याय 468, दोस्तों के साथ खाना पीना, बातें करना और अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारना। सू चेन ने अपनी पत्नी और खुद के लिए कपड़े खरीदने के बाद दोनों छोटे बच्चों के लिए गर्मियों के कपड़े खरीदने का फैसला किया। बच्चों के सारे कपड़े बहुत प्यारे थे। वे समूहों में आए थे।
प्रत्येक सेट में एक छोटा हेयरबैंड, एक छोटा सा परिधान और लंबी जुराबें शामिल थीं। छोटे आकार के कपड़ों में डायपर बदलने में आसानी के लिए क्रॉच पर बटन लगे हुए थे। समुद्र तट पर रेत में खेलने के लिए बाल्टियां और छोटे फावड़े भी थे जो सभी बेहद प्यारे थे। सू चेन ने उदारतापूर्वक दाबाओ और शियाओबाओ के लिए ढेर सारी चीजें खरीदी, जिससे दोनों छोटे बच्चे इतने खुश हो गए कि उनकी आंखें सिकुड़कर पतली हो गईं। पापा टिल्डर, वे बेसब्री से दौड़कर पूरी ताकत से सू चेन को चूमने लगे। हालांकि दोनों बच्चे अभी ज्यादा शब्द नहीं बोल पाते थे, लेकिन वे जानते थे कि पापा ने उनके लिए बहुत सारी खूबसूरत और मजेदार चीजें खरीदी हैं। वे बहुत खुश थे। टिल्डर सारा सामान खरीदने के बाद सू चेन अपनी बेटियों से मिले, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर चले गए। जब वे घर पहुंचे तब शाम के 6:30 बज रहे थे। सू के पिता और सू की माँ पहले ही लौट चुके थे और सू की माँ रसोई में खाना बना रही थी। सामान समेटने के बाद सू चेन ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग से कहा, वानिक्सू, जिकिंग, मैं आज रात घर पर खाना नहीं खाऊंगा। मैंने चेन पेंग, हु जिहुआ और लुओ जियानपिंग के साथ खाने का इंतजाम किया है। चूंकि वह इस बार सुदूर इलाकों में जा रहा था, इसलिए सू चेन जाने से पहले उनके साथ भोजन करना चाहता था। हालांकि उसकी वर्तमान दुनिया उसके पुराने दोस्तों की दुनिया से अलग थी, फिर भी वे सू चेन के सबसे अच्छे दोस्त थे। जब आप अमीर हो जाएं, तो अपने पुराने दोस्तों को मत भूलना। कुछ दिन पहले जब हिल्टन परिवार ने लिन परिवार को दबाया, तो चेन पेंग और अन्य लोगों ने सू चेन और लिन परिवार के उत्पादों के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने सभी ऑनलाइन संपर्कों का इस्तेमाल किया। और जब जैक हिल्टन ने ग्रेट ईगल कंट्री में वीडियो प्लेटफॉर्म पर कॉफी और रूमोन हिल्टन के बीच द्वंद्व का सीधा प्रसारण किया, तो चेन पेंग और अन्य लोगों ने खाते बनाए और एक साथ मिलकर फायरवॉल को भेजते हुए उन प्लेटफॉर्मों पर टिप्पणियों की बाढ़ ला दी। उन्होंने कॉफी के अत्यधिक अनुकरण वाले व्यवहार का विरोध किया, अत्यधिक अनुकरण के बाद रूमन द्वारा कॉफी के साथ एक तरफा दुर्व्यवहार किए जाने के वीडियो का विरोध किया, तत्काल हटाने और माफी मांगने की मांग की, इत्यादि। हालांकि समूह में उसके भाइयों ने उसे यह नहीं बताया था कि उन्होंने चुपके से ये सब काम किए थे, लेकिन उनकी बेटी जेहान ने उन्हें बता दिया। अब वह सुदूर इलाकों में जा रहा था और उसे नहीं पता था कि इस बार वह कितने समय तक दूर रहेगा। इसलिए जाने से पहले उसे अपने भाइयों के साथ भोजन करना, पीना और ठीक से बातचीत करना जरूरी था। लिन वानिक्सू ने सू चेन से कहा, पतिदेव, आप जाए। ध्यान रहे कि ज्यादा शराब न पी लें। मुझे फोन कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मू जिकिंग ने कहा, भाई सू चेन, घर के कामकाज हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ज्यादा शराब मत पीना, यह आपके पेट के लिए हानिकारक है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। सू चेन मुस्कुराया, अपनी दोनों पत्नियों के कंधों पर थपथपाया और फिर अपनी कार की चाबियां लेकर चला गया। कुछ ही देर में वह सड़क किनारे बने उस तंबू में पहुंच गया जहां वह अक्सर चेन पेंग और अन्य लोगों के साथ गर्मागर्म खाना खाता था। चेन पेंग, हु जिहुआ और लुओ जियानहुआ पहले ही आ चुके थे और बातचीत कर रहे थे। वे आज मिली उस खबर के बारे में बात कर रहे थे कि जैक हिल्टन और आरोन हिल्टन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेन पेंग ने खुशी से कहा, उन्हें न्याय के कटघरे में आते देखना कितना संतोषजनक है। पहले तो मुझे लगता था कि उनकी सार्वजनिक माफी काफी नहीं है। अब उन्हें गिरफ्तार होते देखकर, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वाकई, बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें यह नहीं मिलता, बस अभी तक वह समय नहीं आया था। हु जिहुआ ने कहा, जल्दी जश्न मत मनाए। हिल्टन परिवार ने अपील के लिए वकील नियुक्त किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। मैंने सुना है कि हिल्टन परिवार का वकील उनके इलाके का पिज्जा हट है। हमें अभी और मेहनत करनी होगी। हम उन्हें किसी भी कीमत पर इस मामले को पलटने नहीं दे सकते। लुओ जियानहुआ ने कहा, बिल्कुल सही। हालांकि हम अन्य मामलों में ओल्ड सू की मदद नहीं कर सकते, लेकिन जनमत के मामले में हमें ओल्ड सू के प्रशंसकों का नेतृत्व करते हुए हिल्टन परिवार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी होगी। उन्हें तब तक पीटे जब तक कि ओल्ड सू का नाम सुनते ही वे कायरों की तरह डर न जाएं। ओल्ड सू को फिर कभी उकसाने की हिम्मत न करें। चेन पेंग ने मूंगफली खाते हुए जोर से चबाया और उत्साह से कहा, बिल्कुल सही कहा। सू चेन अब 5वीं श्रेणी का मध्यस्तरीय मार्शल आर्टिस्ट था, जिसकी सुनने की क्षमता अद्भुत थी। 20 मीटर की दूरी से भी वह चेन पेंग और अन्य लोगों की बातें सुन सकता था। उनकी बातें सुनकर सू चेन के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। आपको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है, 3 ही काफी हैं। ओल्ड चेन, ओल्ड हु, ओल्ड लुओ। सू चेन झटपट मेज की ओर बढ़ा, दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया और बोला, क्या बात है? इतने उत्साहित और बेचैन क्यों हो रहे हो? इतना कहकर सू चेन बैठ गई। बूढ़े सू, तुम यहाँ हो। चेन पेंग और बाकी दोनों तुरंत अपनी आरामदेह मुद्रा से सीधे हो गए। फिर उन तीनों ने सू चेन को जैक और आरोन की गिरफ्तारी के बारे में बताना शुरू किया। सू चेन ने उनसे बातचीत की। एक ही समय में बातचीत करना और हॉटपॉट का आनंद लेना इस सर्द सर्दियों में एक अनोखा सुख था। फिर उन्होंने सू चेन की आगामी आउटलैंड्स यात्रा के बारे में बात की।
सू चेन ने उन्हें बताया कि वह ग्लोबल हीरोज असेंबली में भाग लेने जा रहा है। उन तीनों ने हीरोज असेंबली के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए सू चेन ने उन्हें इस विषय पर जानकारी दी। फिर उन्होंने उन्हें पुरस्कारों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हिल्टन परिवार के लोग भी वहां मौजूद होंगे और वह उन्हें बदनाम कर देंगे। ये सुनकर उन तीनों ने उत्साहपूर्वक हिल्टन परिवार को बदनाम करने के विभिन्न तरीके बताए। वे तीनों दरअसल सू चेन की हीरोज असेंबली देखने के लिए आउटलैंड्स जाना चाहते थे। हालांकि वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि साधारण लोग थे और उन्हें आउटलैंड्स में जाने की अनुमति नहीं थी। केवल मार्शल आर्टिस्ट या अधिकृत पेशेवर भूवैज्ञानिकों आदि को ही आउटलैंड्स में जाने की अनुमति थी, क्योंकि वहां रहना बहुत खतरनाक था। ड्रैगन कंट्री नहीं चाहती थी कि वहां आम लोग बिना किसी कारण के मरें। चेन पेंग ने कहा, अगर इसका टीवी पर प्रसारण हो तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम विश्व कप को लाइव देखते हैं। इस तरह हम घर बैठे ओल्ड सू का हौसला बढ़ा सकेंगे। सू चेन मुस्कुराई और बोली, तो मैं उन्हें लाइव प्रसारण का सुझाव दूंगी। हाँ हाँ, बूढ़ी सू ये कर सकती है। मुझे विश्वास है कि बूढ़ी सू में ये क्षमता है। हाँ हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, चलिए लाइव प्रसारण करते हैं। ओल्ड सू हीरोज असेंबली में शानदार प्रदर्शन करेगा और हमारे देश का गौरव बढ़ाएगा। वह हिल्टन परिवार को बुरी तरह हराएगा और चैंपियनशिप जीतेगा। चैंपियनशिप जीतो, चलो हम सब मिलकर जाम उठाएं और ओल्ड सू को चैंपियनशिप जीतने की अग्रिम शुभकामनाएं दें। चीयर्स, चीयर्स। सू चेन में जरा भी संकोच नहीं था और उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ गिलास टकराते हुए शराब पी। खाने की मेज पर अपनी बढ़ाई करना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। फिर सू चेन ने विषय को चेन पेंग, हु जिहुआ और लुओ जियानहुआ की ओर मोड़ दिया। क्योंकि खाने की मेज पर वह सिर्फ अपने निजी मामलों के बारे में ही बात नहीं कर सकता था, उसे अपने पुराने दोस्तों के मामलों के बारे में भी बात करनी पड़ती थी। बारी बारी से हर एक के बारे में शेखी बघारनी पड़ती थी, जो कि अधिक दिलचस्प और मनोरंजक था। चेन पेंग ने बताया कि सू चेन के साथ काम शुरू करने के बाद से सब कुछ उनके लिए कितना सहज रहा है और वह एक महिला लेखिका के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं, जो संभवतः उनकी प्रेमिका में तब्दील हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह जोंगहाई की रहने वाली थीं और शहरी प्रेम उपन्यास लिखती थीं। उनकी जान पहचान पिछले राष्ट्रीय लाइव प्रसारण कार्यक्रम से शुरू हुई, जिसमें सू चेन और विलियम हिल्टन के बीच तीखी बहस हुई थी। उस समय कई लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे और ऑनलाइन उपन्यासकार भी अपने समूहों में इस पर बात कर रहे थे। इस महिला लेखिका ने कहा कि सू चेन उनके आदर्श थे और उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि सू चेन ने पहले 60 पाउंड से अधिक वजन की एक बड़ी मछली पकड़ी थी और वह शरद ऋतु पर्वत रथ के देवता थे, इत्यादि। चेन पेंग इस महिला लेखिका से बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने ग्रुप में बातचीत की और बाद में एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ लिया। अध्याय 469। मैं चाहता हूं कि मेरे गुर्दे मेरे जैसे ही मजबूत हों। उनकी निजी बातचीत भी अच्छी चल रही थी, उनके विचार मिलते जुलते थे। चेन पेंग ने उसे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण शादी के बारे में बताया था और उसे नापसंद करने के बजाय उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसकी पूर्व पत्नी उसे प्यार करना नहीं जानती थी और भविष्य में उसे कोई उपयुक्त साथी मिल जाएगा। इसके बाद उनकी बातचीत भावनाओं की ओर मुड़ गई और धीरे धीरे एक सूक्ष्म, अस्पष्ट संबंध बनने लगा। हालांकि उन्होंने खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था, लेकिन दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के बारे में अच्छी राय रखते हैं। उन्होंने एक दूसरे को सुप्रभात और शुभ रात्रि के संदेश भेजे। चेन पेंग ने उसे ये भी बताया कि उसके उपन्यास हमेशा फ्लॉप होते हैं और वह पैसे नहीं कमा रहा है। उसने बड़े दृढ़ता से जवाब दिया कि किसी व्यक्ति के पास पैसा हो या न हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है अच्छा चरित्र, समान मूल्य, साझा रुचियां और बिना बहस के बातचीत के लिए विषय होना। सू चेन चेन पेंग की उस महिला लेखिका के बारे में बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह हंसते हुए बोला, तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कब कहोगे? अपनी असफल शादी के बाद से ही चेन पेंग के मन में महिलाओं के प्रति एक खास तरह का डर पैदा हो गया था। उसके बाद से उसने किसी के साथ डेटिंग नहीं की थी। उसके सभी भाइयों ने यह बात नोटिस कर ली थी। अब चेन पेंग को एक नए संभावित रोमांस की चमक से दमकते हुए देखकर सू चेन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से सहायक और सहमत थे। चेन पेंग ने कहा, वह घर में रहना पसंद करती है, हर दिन घर पर रहकर लिखती है और सामाजिक कार्यक्रमों में जाना उसे नापसंद है। इस मामले में वह लू शियाओली से बिल्कुल अलग है। लू शियाओली सुबह जल्दी निकल जाती थी और देर रात तक नहीं लौटती थी, कभी कभी तो वह रात भर बाहर ही रहती थी। लू शियाओली चेन पेंग की पूर्व पत्नी थी, जो बैंक में काम करती थी। इसके अलावा लू शियाओली और मेरे बीच धीरे धीरे बातचीत के विषय कम होते गए। मैं उसे अपने उपन्यास के आंकड़ों के बारे में बताती और वह मुझे बैंक के अधिकारियों की जमा राशि के बारे में बताती। लेकिन इस महिला लेखिका के साथ मामला अलग है। जब मैं उन्हें अपने उपन्यास के आंकड़ों के बारे में बताती हूँ तो वह मेरे साथ उन पर विस्तार से चर्चा और विश्लेषण कर सकती हैं। हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है।
इसके बाद चेन पेंग ने 1 घंटे से अधिक समय तक अपने और उस महिला लेखिका के बारे में बात की, यहाँ तक कि शेकी बघारते हुए ये भी घोषणा की कि वह क्रिसमस के दिन उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए जोंघाई जाने की योजना बना रहा है। सू चेन और अन्य लोगों ने समर्थन में अपने गिलास उठाए। चेन पेंग के बोलने के बाद हु जिहुआ ने बोलना शुरू किया और बताया कि उन्हें हाल ही में एक दिलचस्प अनुभव हुआ है। इससे पहले जब वह इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध अस्पताल के फोरेंसिक विभाग में काम करते थे, तब चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर उनसे शायद ही कोई सलाह लेता था। हालांकि जब से उसने सू चेन की किताबों की दुकान पर मदद करना शुरू किया था, तब से उसके पूर्व सहकर्मी या सहपाठी अक्सर उसे फ़ोन करके पूछते थे कि क्या उसके पास चौगुनी, पंचगुनी या छहगुनी संतानों के लिए कोई गुप्त फॉर्मूला है। ये मज़ेदार नहीं है क्या? आखिरकार मैं उन सवालों से इतना परेशान हो गया कि मैंने उनसे ही पूछ लिया कि वे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अंदाज़ा लगाओ उन्होंने क्या कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने ओल्ड सू को 5 बच्चों को जन्म देते देखा और उन्हें लगा कि मैंने उसे कोई अद्भुत फॉर्मूला दिया है जिससे उसके शुक्राणु बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। सू चेन और बाकी सब लोग हंस पड़े। दरअसल जब 19 साल पहले उनका और लिन वानिक्सू का एक रात का रिश्ता हुआ था, तब वह हु जिहुआ को जानते भी नहीं थे। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने और चेन पेंग के साथ शाही राजधानी में जाने के बाद ही उनकी मुलाकात हु जिहुआ और लुओ जियानपिंग से हुई। यह मामला वाकई बहुत दिलचस्प था। ऐसा प्रतीत होता था कि हर कोई एक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहता था। एक से अधिक बच्चों को जन्म देने के कई फायदे थे। उदाहरण के लिए सू चेन के 5 बच्चों के मामले में लिन वानिक्सू को केवल एक बार ही जन्म देना पड़ा, जो अन्य महिलाओं के लिए 5 बार जन्म देने के बराबर था। किसी महिला के लिए 5 बार बच्चे को जन्म देना, साथ ही गर्भावस्था और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ का समय भी जोड़ दें, तो प्रत्येक बार कम से कम 2 साल लगेंगे, इसलिए 5 बार बच्चे को जन्म देने में 10 साल लगेंगे। एक से अधिक बच्चों को जन्म देने से वास्तव में समय का काफ़ी लाभ मिलता है। बूढ़े सू, सच में क्या आपके पास एक से अधिक बच्चे पैदा करने का कोई रहस्य है? देखिए, आपकी एक पत्नी ने आपको 5 बच्चे दिए और दूसरी ने जुड़वां बच्चे, दोनों ही एक से अधिक बच्चे पैदा किए। अगर इस क्षेत्र में आपके पास कोई रहस्य है तो हमें ज़रूर बताइए। हम भी एक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं, हु जिहुआ ने हंसते हुए कहा। सू चेन ने जवाब दिया, हाँ वाकई एक रहस्य है। क्या? तीनों आदमी चौंक कर कान खड़े हो गए। सू चेन जोर से हंस पड़ा, यानी तुम्हारे गुर्दे मेरे जितने मजबूत होने चाहिए। बूढ़ी सू, तुम शरारत कर रही हो। बूढ़े सू, तुम हमें चिढ़ाने लगे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं? मैं भी पेशाब करते समय काफ़ी दूर तक पेशाब कर सकता हूँ। ओल्ड सू, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम 2 महिलाओं को संभाल सकते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मेरी तो सिर्फ एक ही पत्नी है और मुझे लगता है कि वो मुझे पूरी तरह से निचोड़ देगी। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे कहे, हनी मुझे और चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और अधिक व्यंजन खाने और शराब पीने के बाद लू जियानपिंग ने अपने हालिया प्रेम प्रसंगों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मूल रूप से लुओ जियानपिंग के परिवार का लुओ परिवार से कुछ संबंध था, लेकिन वे एक दूरस्थ शाखा थे जो मुख्य वंश से बहुत दूर थे। हालांकि जब से लुओ परिवार की मुख्य शाखा को सू चेन के साथ उनके अच्छे संबंधों के बारे में पता चला, तब से वे उनके परिवार के साथ अक्सर बातचीत करने लगे। बाद में उन्होंने सीधे उनके परिवार को प्रत्यक्ष वंशज का दर्जा प्रदान कर दिया, ये कहते हुए कि वे लुओ जियानपिंग को एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते थे। चाहे कितना भी पैसा या संसाधन लगे, वे उसे पालेंगे पोसेंगे। मैंने पहले तो साफ मना कर दिया था। ओल्ड सू के साथ अपने रिश्ते की वजह से मैं उनके करीब नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता दोनों ने मुझे मना लिया और कहा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है जिसे मुझे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मार्शल आर्टिस्टों का युग है और मार्शल आर्टिस्ट बनने से परिवार अधिक सुरक्षित हो जाएगा। बोलते समय लू जियानपिंग ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया, जो स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहा था। ये सुनकर सू चेन ने लुओ जियानपिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बूढ़े लुओ, तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं। यह मार्शल आर्टिस्टों का युग है। अगर तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका मिले तो उसे जरूर लपक लो। हालांकि लुओ परिवार मेरे साथ आपके अच्छे संबंधों के कारण आपको मार्शल आर्टिस्ट बनने में मदद करना चाहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप, बूढ़े लुओ परिवार के खातिर मेरे साथ कुछ भी अनुचित करेंगे? बिल्कुल नहीं, लुओ जियानपिंग ने जोर से घोषणा की। सू चेन मुस्कुराए और बोली, तो फिर ठीक है। लुओ परिवार मेरे साथ अपने पुराने शत्रुतापूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। आप भी उनकी इस दयालुता को सहजता से स्वीकार करें। जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा, वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। और आप इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं, मैं, सू चेन, दिन ब दिन और भी मजबूत होता जाऊंगा। मैं सम्राट सू चेन बनूंगा। लुओ जियानपिंग ने कुछ देर सोचा, फिर अपना शराब का गिलास उठाया और सू चेन के सम्मान में टोस्ट करते हुए कहा, सम्राट सू चेन के लिए।
चेन पेंग और हु जिहुआ ने भी अपने गिलास उठाए और कहा, सम्राट सू चेन के लिए। उस रात सू चेन और उसके दोस्तों ने जी भरकर खाया पिया, बातें की और शराब पी। उन्होंने सुबह 1 बजे तक शराब पी। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग उसे लेने के लिए एक साथ गाड़ी चलाकर गए। सू चेन को हल्का नशा था, लेकिन वह पूरी तरह नशे में नहीं था। उसने अपना बायां हाथ मू जिकिंग के कंधे पर और दायां हाथ लिन वानिक्सू के कंधे पर रखते हुए अपने भाइयों से उनका परिचय कराया। ये मेरी पत्नी लिन वानिक्सू हैं, पुलिस की फूल, और ये मेरी पत्नी मू जिकिंग हैं, सेना की फूल। वानिक्सू, जिकिंग, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये चेन पेंग है, ये हु जिहुआ है, और ये लुओ जियानपिंग है। नमस्कार बहन लिन। नमस्कार बहन मू, तीनों पुरुषों ने एक स्वर में कहा। सभी को नमस्कार। दोनों महिलाओं को सू चेन के दोस्तों के नाम और चेहरे याद थे। उन्होंने सू चेन को पहले कभी इतना ज्यादा पीते हुए नहीं देखा था, और वे समझ गए थे कि वह खूब मजे कर रहा था। वे जानते थे कि ये तीनों सू चेन के सच्चे दोस्त थे। अध्याय 470, चेन पेंग का चैट पार्टनर यंग हुआन हुआन है। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग सू चेन को वापस कार तक ले गए। मू जिकिंग गाड़ी चला रहा था और लिन वानिक्सू पीछे की सीट पर सू चेन की मदद कर रही थी। सू चेन ने उन दोनों से चेन पेंग और अन्य लोगों के साथ आज हुई अपनी बातचीत के बारे में बात की। उन्होंने लुओ जियानहुआ के मामले का जिक्र नहीं किया, केवल हु जिहुआ के साथ हुई दिलचस्प घटनाओं और चेन पेंग की प्रेम कहानी का ही जिक्र किया। रोमांस के बारे में बात करते हुए लिन वानिक्सू ने कहा, हम ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त यंग हुआनहुआन ने भी हाल ही में मुझे बताया था कि वह किसी को डेट कर रही है। उसने कहा कि उसने अपने आदर्श का QQ अकाउंट जोड़ा है और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। वह आदर्श व्यक्ति भी उसी पेशे में है जिसमें वह है। उसे पहले उस पुरुष लेखक की किताबें पढ़ना विशेष रूप से पसंद था, और उसने कहा कि उसकी रचनाएं पढ़ने के बाद ही उसे ऑनलाइन लेखन सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिली। उसने मुझे ये भी बताया कि उसके आदर्श व्यक्ति का समय कठिन चल रहा है। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उनका तलाक हो गया। सू चेन को यह मजेदार लगा और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने तुम्हें उस पुरुष लेखक का उपनाम बताया था? चेन पेंग का उपनाम दा पेंग चीसू है। मुझे देखने दो। लिन वानिक्सू ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, यंग हुआनहुआ के साथ चैट इंटरफेस खोला और देखा कि यंग हुआनहुआ ने उसे अपनी आदर्श लेखिका के लेखन के बारे में क्या बताया था। फिर उसने ब्राउज़र में लेखक का नाम खोजा, दा पेंग चीसू। पतिदेव, क्या दा पेंग वही दा पेंग स्प्रेडिंग विंग्स वाला दा पेंग है? और चीसू का मतलब शाकाहारी भोजन करने वाला चीसू है। ये सही है। लिन वानिक्सू हंसते हुए बोली, क्या संयोग है, यंग हुआनहुआ ने जिस आदर्श का जिक्र किया है वह दा पेंग चीसू है। सू चेन को भी इस पर हंसी आ गई। ये तो वाकई एक सुखद संयोग है। पत्नी, मैं तुम्हें बता दूं, चेन पेंग महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वफादार है, घर में रहना पसंद करता है, सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं करता और एक बहुत ही भरोसेमंद पति साबित हो सकता है। सू चेन ने तुरंत अपने दोस्त की तारीफ करना शुरू कर दिया। चूंकि वह महिला उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए। सू चेन ने यह भी आशा व्यक्त की कि उसका दोस्त तलाक के साए से जल्द ही उबर जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। लिन वानिक्सू मुस्कुराए और बोली, पतिदेव, आपके प्यारे भाई का भविष्य उज्ज्वल है। वैसे भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेन पेंग हुआनहुआ के साहित्यिक आदर्श हैं। जब वह मुझसे बात करती है तो वह पूरी तरह से उन पर मोहित नजर आती है। वह चेन पेंग को पसंद करती है। हुआनहुआन एक घरेलू स्वभाव की लड़की है जिसे विशेष रूप से लिखना पसंद है। उसके माता पिता उसे लिखने की अनुमति नहीं देते थे और उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहते थे, इसलिए उसने इसे अपने परिवार से छिपा कर रखा और लिखने का काम जारी रखने के लिए बाहर एक जगह किराए पर ली। चेन पेंग और हुआनहुआ, ये दोनों वाकई एक बेहतरीन जोड़ी हैं। गाड़ी चला रही मू जिकिंग हंसते हुए बोली, इस बार हुआनहुआ के माता पिता इतने खुश होंगे कि उन्हें नींद ही नहीं आएगी। हाँ हाँ। लिन वानिक्सू मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल। पहले पिता यंग और माता यंग हुआनहुआन के हर समय लिखने के व्यवहार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वह बहुत ज़्यादा घर में रहने वाली है और उसे कोई प्रेमी नहीं मिलेगा। उन्होंने कई बार उसके लिए अनजान लोगों से मुलाकातें तय की, लेकिन हुआनहुआन हमेशा कहती थी कि उन लोगों से बात करना सुअरों के सामने मोती फेंकने जैसा है, और उसे तो अनजान लोगों से मुलाकातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। अब तो सब बढ़िया है। उसे अपने जैसी रुचियों वाला कोई मिल गया है। मुझे लगता है कि उनके सफल होने की संभावना है। मुझे बस यह आश्चर्य हो रहा है कि क्या पिता यंग और माता यंग को इस बात से कोई आपत्ति होगी कि चेन पेंग का तलाक हो गया है। पतिदेव, क्या चेन पेंग के बच्चे हैं? नहीं। सू चेन अपने भाई की शादी को लेकर भी चिंतित था। जैसा कि उनकी पत्नी ने कहा, कुछ माता पिता को वाकई इस बात से आपत्ति होती है कि क्या पुरुष की पहले शादी हो चुकी है। मू जिकिंग ने कहा, पिता यंग और माता यंग के विचार अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं।
हुआन के स्नातक होने के बाद उन्होंने उसे लगातार 3 वर्षों तक सिविल सेवा परीक्षा दिलवाई और वे विशेष रूप से उसके लेखन के प्रति असहयोगी थे क्योंकि उनका मानना था कि इसका मतलब है कि वह बेरोजगार है और भटक रही है। जब तक हुआन ने लेखन में सफलता हासिल नहीं कर ली तब तक वे आखिरकार नर्म नहीं पड़े और उन्होंने उस पर सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए दबाव डालना बंद नहीं किया। लिन वानिक्सू ने भौहें चढ़ाकर कहा, हाँ सही है। हुआन ने मुझे पहले बताया था कि उसकी मां ने जिन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई थी वे या तो सरकारी कर्मचारी थे या बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों में काम करते थे, सभी अच्छी तनख्वाह वाले लोग थे। उसके माता पिता का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वालों को कई स्तरों की परीक्षाओं और जांच से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा से सरकार को बुद्धिमत्ता की जांच करने में मदद मिलती है, साक्षात्कार से सरकार को भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जांच करने में मदद मिलती है, शारीरिक परीक्षा से सरकार को स्वास्थ्य की जांच करने में मदद मिलती है, राजनीतिक समीक्षा से सरकार को स्वच्छ पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करने में मदद मिलती है। इसलिए उनका मानना है कि जो पुरुष इन बाधाओं को पार करके सरकारी कर्मचारी बनते हैं या सार्वजनिक संस्थानों में शामिल होते हैं वे बहुत भरोसेमंद होते हैं। सू चेन ने लिन वानिक्सू के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे चेन पेंग पर भरोसा है। अगर वह यंग हुआ के साथ रहने का ठान ले तो वह निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों को पार कर लेगा और यंग हुआ के माता पिता का दिल जीत लेगा। मम्मा, लिन वानिक्सू और म्यूजिक विंग दोनों ने सिर हिलाया। जैसा कि सू चेन ने कहा था, अगर यंग हुआ ने चेन पेंग के साथ रहने का पक्का इरादा कर लिया है तो अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों को पार कर लेगी और पिता यंग और माता यंग का दिल जीत लेगी। योजक चिन्ह। अगले दिन सू चेन पिता सू और माता सू के साथ ओल्ड वू और अन्य लोगों को उनकी फ्लाइट तक छोड़ने गई और फिर प्रस्थान लाउंज में लिन काइवू और लू बियुन के साथ मू शेंगिंग और क्यू कियाहुई से मिली। आज दोनों ससुर विशेष रूप से स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। दोनों सासें एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ में थीं और देखने में बेहद आकर्षक थीं। वे सचमुच दो महान सुंदरियों लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को जन्म देने वाली माताएं थीं। 60 वर्ष की आयु के करीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आकर्षक व्यक्तित्व बनाए रखा था। सू चेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके लिए तैयार किए गए सौंदर्य और कायाकल्प के नुस्खों की बदौलत उनके चेहरे दिन ब दिन और भी जवां होते जा रहे थे। वे 40 की उम्र की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। बड़े भाई, बड़ी भाभी, लिन काइवू ने सबसे पहले पिता सू और माता सू को पुकारा। मालिक, भाभी, मू शेंगिंग ने भी तुरंत ऐसा ही कहा। फादर सू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, चलो चलते हैं, चेन का विमान देखने चलते हैं। सू चेन ने अपने दोनों ससुर और सास को प्रणाम किया। सू जिहान ने अपनी बहनों के साथ मिलकर दोनों परिवारों के दादा दादी को प्रणाम किया। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर ने भी नाना और नानी को पुकारा। वहां का माहौल बेहद जीवंत था। पिता सू चेन, लिन काइवू और मू शेंगिंग का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। बातचीत, महिलाएं बातें करते हुए पीछे पीछे चल रही थीं। लिन काइवू ने कहा, बड़े भाई, बड़ी भाभी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या आपको असुरक्षा महसूस हो रही है? असुरक्षित? बिल्कुल नहीं। फादर सू अन्य पुरुषों के सामने अपनी इज्जत बचाने को लेकर बहुत चिंतित थे। मू शेंगिंग हंसते हुए बोला, बूढ़े लिन, आप में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। मेरे बॉस को देखिए और मुझे देखिए, हम दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हैं। हमें अपनी पत्नियों के बहुत सुंदर होने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? जरा पीछे देखो। मू शेंगिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी के बगल में खड़ा था जो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उससे रास्ता पूछ रहा था। सुंदर महिला, क्या आप जानती हैं कि गेट जी 28 कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। मू शेंगिंग के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह अपनी पत्नी के पास जाने के लिए मुड़ा लेकिन लिन काइवू ने उसे रोक लिया। बूढ़े मू, इतनी जल्दी क्या है? वह तो बस रास्ता पूछ रहा है, आप घबरा क्यों रहे हैं? धिक्कार है। क्या वह रास्ता पूछ रहा था? वह तो बस मेरी पत्नी की वीचैट आईडी चाहता था। इतना कहकर मू शेंगिंग ने लिन काइवू को झटक दिया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ कू कियाहुई की ओर चल पड़ा। कॉमरेड, हवाई अड्डे के गलियारे में हर जगह कर्मचारी मौजूद हैं। अगर आपको रास्ता पूछना हो तो पेशेवर कर्मचारियों से पूछिए। मेरी पत्नी को दिशाओं का ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए मू शेंगिंग ने कू कियाहुई को अपने पीछे खींच लिया और उस आदमी को गुस्से से घूरने लगा।